हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू आवर लेबर्स लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना, पार्ट नंबर 2, एपिसोड नंबर 2, जो मर्जी कहिए आप इसको। आई होप आपका चाय पानी ब्रेक बहुत बढ़िया गया होगा, मेरा भी बहुत बढ़िया गया। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग चालू करने वाले हैं। ठीक है जी, तो करें। कोई समय ऐसे खास बर्बाद करने की जरूरत तो नहीं है ना, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आप भी फ्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, from the following data we need to calculate total monthly remuneration of 3 workers x y and z। पहले मैंने कुछ क्वेश्चन सिर्फ अर्निंग्स निकालने के, वेजेस निकालने के, इसी चीज के दे रखे हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। और धीरे धीरे मैं ऑब्वियसली लेवल बढ़ाऊंगा। बोनस की बातें, जो मैनेजमेंट गुरु की बातें मैंने करी थी, बताए थे कि मैनेजमेंट गुरु है, वो बाद में जाके देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ पर वर्कर, एक बंदा एक महीने के 1000 यूनिट्स बना सकता है। ठीक है ना। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं उसमें ज्यादातर बातें टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से थी। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है। देखिए ध्यान से, एक्चुअल प्रोडक्शन एक महीने में एक्स ने 800 बनाए, वाई ने 700, जेड ने 900। पीस वर्क रेट ऑफ द प्रोडक्शन इज 15 पैसे, एक पीस का 15 पैसे देते हो। डीए पता है ना भाई, डीए किस चिड़िया का नाम है, डियरनेस अलाउंस 40 रुपए पर मंथ, ऑब्वियसली फिक्स्ड है। HRA 20 रुपीज पर मंथ। एडिशनल प्रोडक्शन बोनस, ध्यान देना सर, यहाँ पर ये क्वेश्चन खासतौर पे इसी पॉइंट पे से डाला गया। एक्चुअल प्रोडक्शन बोनस 5 रुपए फॉर ईच परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 75% ऑफ स्टैंडर्ड है। सर ये क्या इतना लंबा चौड़ा लाइन लिख दिया इसने। भाई लाइन का मतलब तो ये है कि जैसे आपकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ 1000 है और 1000 का 75% होता है 750। तो जो वर्कर 750 से ज्यादा बना देगा, जितना परसेंट ज्यादा बनाएगा, हर परसेंट का 5 रुपए पाएगा। अब परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और मैं आपको शुरुआत में ही एफिशिएंसी के परसेंटेज निकालना सिखा चुका हूं, इसीलिए इनिशियल बैकग्राउंड आपका पहले बहुत स्ट्रांग किया मैंने। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सो मैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ वापस जा रहा हूं और यहाँ पे चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए। तो स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स ही निकालनी है आई गेस, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स। ठीक है। हाँ जी, वही मंथली रेम्यूनरेशन, अर्निंग्स ये सब सेम वर्ड हो ना, सिनोनिम्स हो गए कहीं ना कहीं। 3 वर्कर्स हैं, ठीक है जी। वर्कर एक्स है, वर्कर एक्स, उसके बाद हमारे पास वी है वर्कर वाई, एंड उसके बाद वी हैव वर्कर जेड, ठीक है। अब कहीं ना कहीं क्योंकि पीस सिस्टम इनको फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हम इनका ना एक्चुअल प्रोडक्शन लिख लेते हैं। एक्चुअल आउटपुट जो है सबसे पहले लिख लेते हैं। वर्कर एक्स कितने पीस बना रहा है, वर्कर एक्स बना रहा है 800 यूनिट्स। वर्कर वाई कितने बना रहा है, वर्कर वाई इज प्रोड्यूसिंग 700 यूनिट्स। वर्कर जेड की प्रोडक्शन कितनी है भाई, वर्कर जेड की प्रोडक्शन है 900 यूनिट्स। ये तो ठीक लिखी है ना मैंने, बता दो कुछ इसमें कोई गलती तो नहीं है। ऑब्वियसली पता लगे, कई बच्चे ऐसे भी जरूर हो सकते हैं जिनकी सिली मिस्टेक बस वो लिखने में ही गलत हो जाता है, वो पता ना 700 का 70 लिख रहा है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नाउ पीस रेट कितना है, पीस रेट जो है 15 पैसा है, 5 पैसा लिख लिया मैंने। अब देखो ये है सिली मिस्टेक, 15 पैसा पर यूनिट। आपको समझाने के लिए मिस्टेक करी थी मैंने, ये पता आपको। अब आपकी जो नॉर्मल वेजेस है विच इज अकॉर्डिंग टू द पीस सिस्टम हेयर, वो ऑब्वियसली क्या करना है यार, एक पीस का 15 पैसे है, तो क्या करना है, ये आपको मेरे से पूछने की जरूरत है कि क्या करना है। ऑब्वियसली 800 इंटू 0.15 के हिसाब से आपके नॉर्मल वेजेस यहाँ पर हो गए 120 रुपए। 700 इंटू 0.15 के हिसाब से यहाँ पर हो गए 105 रुपए। और 900 इंटू 15 पैसे के हिसाब से यहाँ पर हो गए 135 रुपए। ये नॉर्मल वेजेस है। अब भूलना मत कि हमें इस क्वेश्चन में अपने वर्कर्स को डीए भी देना है और उसके बाद HRA भी देना है। फुल फॉर्म आप लोगों को पता है। डीए कितना देना है भाई, 40 रुपए पर मंथ, 40 रुपए पर मंथ देना। ऑब्वियसली क्वेश्चन मंथली है,
कोई इस बात पे कंफ्यूज ना हो, मैं लिख भी देता हूं टॉप पे कि हम मंथली कर रहे हैं काम, ठीक है ना, कोई कंफ्यूज नहीं होना। और सबको 40 रुपए देना है, ये फिक्स्ड है, ये कोई आर्स के हिसाब से नहीं है। और HRA जो है वो 20 रुपए है सबका फिक्स्ड, 20 रुपए, 20 रुपए और 20 रुपए। चलिए, इसके बाद एक एडिशनल प्रोडक्शन बोनस है जो इन लोगों को देना है, जिसको अभी हम निकालेंगे और इसकी बात हम कहीं ना कहीं अपने वर्किंग नोट नंबर 1 में कर लेंगे। तो फॉर प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट नंबर 1 आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन, ठीक है। साइड में वर्किंग नोट नंबर 1 मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और नो देयर इज नो फिक्स रूल चीजों का, मैं नहीं चाहता कोई बच्चा लकीर का फकीर बने कि रटो मत सर, जरूरी है वर्किंग नोट, यार तुम काम साफ सुथरा करना है, तुम यहीं पर एफिशिएंसी शो कर लो, तुम्हारी मर्जी है। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट वर्कर एक्स, देखिए सर, मेरा वर्कर एक्स जो है ये बना रहा है 800 यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन थी, स्टैंडर्ड आउटपुट जो एक महीने में बनाने के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने हमसे कहा, वो हमें कहा 1000 यूनिट्स। मैं चाहता हूं जब भी आपसे कोई बात हो तो आप जब मैं कोई सवाल करूं तो वो सवाल का जवाब जो है वो हाथ ही हाथ आप अपने मन में सोचे आप दें, ठीक है ना। स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 यूनिट्स, ठीक है। बोल बोल कर पढ़ाई करिए, भले ही आपके हो सकता है आस पड़ोस वाले सोचे क्या पागल है, क्या स्क्रीन को देख के बड़बड़ किए जा रहा है, लेकिन करो करो, कोई बात नहीं भाई। यहां पर मेरा जो एफिशिएंसी परसेंटेज है, अब देखो मैं इसको एफिशिएंसी परसेंटेज या फिर प्रोडक्शन परसेंटेज कह दूं, आई थिंक बहुत सारे बच्चे मेरी बात को समझ रहे होंगे, होपफुली, मैं तो उम्मीद करता हूं सारे समझ रहे होंगे, ठीक है। 800 यूनिट्स में बनाता हूं, 1000 की बात हुई थी, ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसे 1000 वाज द मैक्सिमम मार्क्स एंड 800 इज मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाल लो ना। 800 यूनिट्स बनाए, 1000 की बात हुई थी, तो एक्स की जो प्रोडक्शन या एफिशिएंसी परसेंटेज है वो 80 हुई। ऐसे ही बताया था ना एफिशिएंसी निकालना, जो आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंसी निकालने की बात हुई थी, तो तरीका क्या था, फॉर्मूला क्या था, यही तो था आपका कि आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा था कि यू वांट एक्चुअल आउटपुट टू बी मोर, और मैंने कहा था जो चीज आप ज्यादा चाहते हो वो आप न्यूमरेटर में रखो, तो फॉर्मूला वाज एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल, ये सर वाई कहां से आ गया, यू भी कहां से आ गया यार, यू तो बाद में आता है, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100, क्या यही बात नहीं हुई थी, और फॉर्मूला नहीं, सारा इंटेंशन बेस्ड, यू वांट एक्चुअल आउटपुट टू बी मोर, यू वांट एक्चुअल आउटपुट टू बी मोर। अब देखिए सर, मेरा जो प्रोडक्शन बोनस का हकदार वो बंदा है जिसकी प्रोडक्शन परसेंटेज एटलीस्ट 75% को क्रॉस करती है। नाउ मैं ये बात लिख रहा हूं, प्रोडक्शन बोनस हम उस वर्कर को देंगे टू वर्कर क्रॉसिंग 75% प्रोडक्शन, ठीक है। 75%, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको लिखवा रहा हूं, और लिखने में कोई बुराई नहीं है, कोई लैंग्वेज लिखने में बुराई नहीं है। 75%, अब 1000 का 75% होता है 750 यूनिट्स, 750 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली अगर इफ आई टॉक अबाउट वर्कर एक्स, तो वर्कर एक्स इज हैविंग 80% प्रोडक्शन, यानी ये मेरा इसकी जो प्रोडक्शन है, वर्कर एक्स की जो प्रोडक्शन है वो 5% से एक्सीड कर रही है, ठीक है ना। इज ग्रेट, मैं ग्रेटर देन का मैंने साइन लगा दिया, दिस इज शोइंग एक्सीडिंग, एक्सीडिंग बाय 5% ओवर 75%, ठीक है ना। ऑब्वियसली यार इसकी परसेंटेज 80 है, तो 80 75 से कितना ज्यादा होता है, 80 75 से 75% ज्यादा होता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, 80 75 से 75% ज्यादा होता है। चलिए, अब तो वर्कर एक्स का बोनस कितना होगा, बहुत इलेबोरेटली समझाया मैंने, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। 5 रुपए फॉर ईच परसेंटेज इंक्रीज, मेरे ख्याल से यही बोला गया, एक बार मैं देख लूं। 5 रुपए फॉर ईच परसेंटेज इंक्रीज, 5% तुम बढ़ रहे हो, तो हर परसेंट का 5 रुपए। देखिए लिखने में कई बार बच्चे को लगता है 5 रुपए का 5% करना, वो कैलकुलेटर में परसेंट मार देगा, नहीं भाई, हर 1% की बढ़ोतरी के लिए 5 रुपए, 5% बढ़ रहे हो, 5 बार बढ़ रहे हो, तो 5 × 5, यहां पे सिंपल 25 होना है, सिंपल
देयर इज नो परसेंटेज। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक्स का प्रोडक्शन बोनस 25 रुपए हो गया। जल्दी से यही काम आपको अपना करना है वर्कर वाई के लिए, ठीक है? तो वर्कर वाई की अगर मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन देखूं, वर्कर वाई की एक्चुअल प्रोडक्शन, सॉरी यार, वर्कर वाई की एक्चुअल प्रोडक्शन 700 है। आपको नहीं लगता इसका जो एफिशिएंसी परसेंटेज है ये तो बहुत बेकार आ रहा है, सीधा 70% आ रहा है, 70% आ रहा है। और मैं ये वाली लाइन भी हटा दूं आपके लिए, आपने लिख ली होगी कि अब 75% कहां क्रॉस कर रहा है? तो भैया मेरा वर्कर वाई, इज ही एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ बोनस? नो, इसको तो डांटेंगे हम, बल्कि वर्कर वाई को हम कोई बोनस नहीं देने वाले, क्योंकि वो 75 क्रॉस ही नहीं कर रहा। नील नील बटे सन्नाटा अगेन। वर्कर जेड, वर्कर जेड की अगर मैं बात करूं तो वर्कर जेड की जो एक्चुअल आउटपुट है वो है 900। इसका मतलब अब तो कर सकते हो सीधा 90%, 1000 का। तो ये इस जो बोनस जो है ये कितना परसेंट एक्सीड कर रहा है? 75 से ये 15% एक्सीड कर रहा है। और 15% इंक्रीज करने के लिए हर परसेंटेज के 5 रुपए के हिसाब से इसको 75 रुपए का बोनस मिलेगा। टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग जल्दी काम करते थे उनको ज्यादा बोनस मिलता था। आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से जो बंदे ज्यादा आउटपुट बना लेंगे उनको बोनस मिलेगा। मेरे ख्याल से बात बहुत ही सिंपल और क्लियर कट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो वर्कर जेड का बोनस जो है 75 रुपए हो गया। तो अगर टोटल अर्निंग्स देखी जाए, टोटल जल्दी से कर लो भाई, 120 और 40, 160 और 20, 180 और 25, आई गेस दिस इज 205 आ रहा है। सब लोग करके देखना, 205 मुझे कंफर्म कर दो कि कुछ गलत तो नहीं मैंने किया। यहां पर 105 और 40, 145 और 20, 165 आ गया, ठीक है। वर्कर जेड 135 और 40, 175 और 20, 195, 195 और 75, ये आपका 270 रुपए आ रहा है। एक बार यार मुझे कंफर्म करो क्या ठीक है? और करना वैसे यही था, क्वेश्चन हो चुका है। सो आई एम गोइंग बैक टू माय बुक। क्या ये आंसर दिया है? 205, 165 और 270 यही निकाला है हमने। तो बधाई हो सर, जो मिठाई पसंद हो घर पे खा लेना, जो चॉकलेट पसंद हो घर पे खा लेना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। इसी के साथ नाउ अगला नंबर क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 4। सो वी गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। हम यहाँ पर बात करेंगे। सो 4 में ये देखिए सर, यहां से Mr. X had been allotted a work which had to be completed within 80 hours। अब बहुत सारे सवाल आपसे बनते हैं, ये 80 आवर्स को तुम क्या बोलोगे? एक काम 80 घंटे में खत्म करना था, करना चाहिए था। इस 80 घंटे को तुम क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम अलाउड। ही टुक 74 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। 74 को क्या बोलोगे? एक्चुअल आवर्स, actual hours। He took 74 hours to complete the work। The company pays incentive bonus of 10% on the hourly rate if standard time is achieved। अगर कोई वर्कर मेरे स्टैंडर्ड टाइम को भी अचीव कर लेता है, यानी वो 80 घंटे का काम 80 में भी कर लेता है ना, तो मैं उसको एफिशिएंट कहूंगा, बोनस का हकदार तो वो है। और फर्दर इंसेंटिव बोनस ऑफ 2% ऑन आर्ली रेट फॉर ईच 1% इन एक्सेस ऑफ 100% एफिशिएंसी। ये कहीं ना कहीं पिछली बार की तरह हो गया कि जब अगर मेरे वर्कर की एफिशिएंसी 100 को पार करती है तो जितना परसेंट वो 100 से बढ़ेगा, हर परसेंट के लिए मैं उसको 2% बोनस और दूंगा। यहां पर से बताऊं, वर्डिंग से कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन मतलब वो ये हर 1% इंक्रीज के लिए 2 रुपए। आई थिंक यह परसेंट की जगह रुपए होता तो और बेहतर होता। नॉर्मल वेज रेट 30 रुपए है, हमें इफेक्टिव वेज रेट पर आवर और टोटल दोनों निकालना है। इफेक्टिव निकालने के लिए टोटल निकालना ही पड़ेगा, इफेक्टिव तो पर आवर करके होता है। तो जल्दी से अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ता हूं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4। सो सिंपल, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। चलिए सर, अब यहां पर क्या कहते हैं, जो पहले तो इसके नॉर्मल वेजेस मैं आपको समझा चुका हूं सर। इलेबोरेशन करने का वजह यही तो थी कि बाद में काम जल्दी हो सके। अब ऑब्वियसली मैं एक बात बोलूंगा,
लेबर के क्वेश्चन में ना हर बच्चे को देखना चाहिए कि ये क्वेश्चन टाइम बेस्ड है या आउटपुट बेस्ड है। तो ऑब्वियसली ये टाइम बेस्ड है, ये टाइम बेस्ड है। तो नॉर्मल वेजेस की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल आवर्स के हिसाब से, ठीक है ना, एक्चुअल आवर्स के हिसाब से, चाहो तो पेपर में दोबारा लिखना एक्चुअल आवर्स इनटू, थोड़ा बार बार लिख, मतलब अभी से लिखो, ये नहीं, कई बच्चे कहते हैं सर अभी तो रफ में कर रहा हूँ, पेपर में ढंग से कर लूंगा। मेरा उन बच्चों का कहना है पेपर में कौन सा एक्स्ट्रा सोनपरी आ जाएगी तुम्हारी, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अचानक अच्छी कर देगी, ठीक है ना। भाई मैं ये चाहता हूं कि आप क्वेश्चन करें, जब आप क्वेश्चन जो होमवर्क के तौर पे है या पर्सनल प्रैक्टिस के तौर पे है, मैं ये चाहता हूं बच्चा मुझे क्वेश्चन करके ना आप हमें भेजिए भी, टेलीग्राम का चैनल आपके लिए है सर, क्वेश्चन भेजिए सो दैट आई कैन कमेंट, आई कैन गिव अ फीडबैक टू यू गाइस रिगार्डिंग योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो। जिनका पेपर सब्जेक्टिव है उनके लिए प्रेजेंटेशन मायने रखती है। 74 आवर्स काम हुआ, 1 घंटे का रेट दिया है क्या क्वेश्चन में? दिया तो है सर 30 रुपए पर आवर, 1 घंटे का रेट 30 रुपए पर आवर दिया है। तो यहाँ पर जो आपके क्या बोलते हैं हो गया अमाउंट, तो कर लो ना जल्दी से, 74 इंटू 30 कितना हुआ यार, 2220 रुपए का आपके नॉर्मल वेजेस हो गए। इसके अलावा क्या देना है? इसके अलावा मेरे जो लेबर है, जो मेरा वर्कर है, उसको एक तो नॉर्मल इंसेंटिव बोनस देना है, ठीक है, इंसेंटिव बोनस वो देना है 10%। अब देखिए यहां पर बच्चा छोटा सा कंफ्यूज होता है, मैं क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं आपको। बच्चा मेरे को कहता है कि सर 10% ऑन आर्ली रेट, सर मैं 30 का 10% करता हूं 3 रुपए, कर ले भाई, कर ले, ठीक है। और कहीं ना कहीं 3 रुपए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, अगेन तुम 3 रुपए को मल्टीप्लाई करोगे 74 से, जितने घंटे में काम किया उसको बोनस। अब देखिए यहां पर जो बोनस है ना कहीं वो टाइम सेव्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। जब आपको सीधा ऐसा लिखा मिले कि बोनस देना है 10%, अगर स्टैंडर्ड टाइम अचीव किया, अचीव तो किया, अचीव क्या बल्कि उसने उससे भी कम टाइम में काम खत्म करके दिया, तो बोनस का हकदार तो है, ये काबिल आदमी है ये। तो यहां पर आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं एग्जैक्टली। आप 10% सीधा 2220 222 का कर लो, सेम बात है। या फिर अगर आप ज्यादा ही वर्डिंग्स पकड़ने वाले लोग हो कि आर्ली रेट का 10% बोला है, तो 10% ऑफ 30 अगर आप कर लेंगे, ऑब्वियसली यू वुड हैव टू 10% ऑफ 30 आया 3 रुपए, तो ये तो पर आर आया, इसको 74 से मल्टीप्लाई करोगे तो घूम फिर के मेरे हिसाब से वहीं पहुंचोगे। 30 का 10% इंटू 74 वही तो आता है 222। मैं कह रहा था भैया 2220 का सीधा 10% कर लो तो भी काम बन जाएगा। कई बच्चों का पूछना होता है, जैसे क्वेश्चन मैंने कहा बोनस देना 10%, सर 10% किसका करूं? जो नॉर्मल वेजेस बनते हैं उसी का 10%। इन एब्सेंस ऑफ, मैं ये बात बोल रहा हूं किसी को लिखनी है लिखो, in absence of any information, if the percentage of bonus is to be applied on basic wages। मेरी बात क्लियर है? इसके अलावा इनकी एडिशनल बोनस की भी बात है, और तो कुछ नहीं है ना यहाँ पर, नहीं जी, एडिशनल बोनस की बात है। अब इसको देखिए एडिशनल बोनस को, इसके लिए ठीक है भैया, प्रेजेंटेशन साफ सुथरी रख लो यार, वर्किंग नोट बनाने में कोई बुराई थोड़ी है, पैसे थोड़ी, किराया थोड़ी लग रहा है वर्किंग नोट बनाने में। वर्किंग नोट नंबर 1, यहां पर मुझे अपने वर्कर की एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को देखना है कि वो 100 से कितना एक्सीड कर रही है यार। अगेन यहाँ पे तुम एफिशिएंसी की परसेंटेज निकालने के लिए टाइम बेस्ड वाला काम करने वाले हो, आउटपुट बेस्ड? क्वेश्चन कैसे है? टाइम बेस्ड पे है। मैं पूछूंगा आपसे टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट डू यू वांट? यू वांट योर वर्कर टू फिनिश देयर वर्क इन लेस टाइम और टेक मोर टाइम? एक्चुअल टाइम कम चाहिए ज्यादा चाहिए? सर एक्चुअल टाइम हमें कम चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शनल कंसेप्ट, स्टैंडर्ड टाइम शुड बी इन न्यूमरेटर और एक्चुअल टाइम शुड बी इन डिनोमिनेटर, और ऑब्वियसली लास्ट में इनटू 100 करना तो कहीं ना कहीं हमारी फॉर्मेलिटी हो जाती है। चलिए सर, तो यहाँ पे एक सेकेंड मैं निकालूं अगर ये, तो स्टैंडर्ड टाइम तो मेरा 80 घंटे था और एक्चुअल टाइम 74 घंटे था, इंटू 100। सर देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझा चुका हूँ और ये बता चुका हूँ, करने से पहले ही मेरे को ये आइडिया तो था कि इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज 100 को पार करेगी। कितनी कर रही है बता दो एक बार? 80 डिवाइडेड बाय 74 इंटू 100, यहाँ पर आ रहा है
108 जिसको आप राउंड ऑफ करके कहीं ना कहीं 108% लिख सकते हो। ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन ने कोई ये नहीं बोला है कि 100 को जो क्रॉस करेगी उसका पार्ट भी लेना है, तो वो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब देखो ये क्या कहते हैं, एक्सीडिंग 100% बाय 8%। ठीक है ना भाई, मैं ऐसे करूं एक्सीडिंग 100% बाय 8, ये 8% से एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है। तो यहां पर जो एडिशनल बोनस बनता है, ठीक है ना, अब ये नहीं कि मैं 8 का 2% करूंगा, यहां पर परसेंट वर्ड लिखा है लेकिन वो बातों में घुमा रहा है, ये नहीं कि मैंने गलत वर्ड लिख दिया। यहां पर 8 रुपए हर परसेंटेज इंक्रीज का 2%, वो लिटरली बात को कह रहा है, यानी 8 का 2, ये एड इनटू टू 16% एडिशनल बोनस देना होगा, इसलिए उसने परसेंटेज वर्ड यूज किया। 8 इंटू 2 करके 16% बोनस देना होगा। और अगेन आप सोच रहे हैं सर 16% मैं किसका करूं, 16% मैं किसका करूं सर, तो मेरी जजमेंट के हिसाब से जो बात मैंने अभी लिखवाई, अगेन 60% आप नॉर्मल वेजेस का करेंगे, नॉर्मल वेजेस का करेंगे तो 2220 का 16% कितना होता है भाई बताओ एक बार। 2220 का 16% इज 355.2, तो एडिशनल बोनस 355.2, तो इनके जो टोटल वेजेस हैं, टोटल वेजेस ये आपके हो गए भैया, कर लो यार ग्रैंड टोटल जल्दी से, 2220 222 प्लस 355.2, ये सर आपका आ रहा है 2797.2, जो आई गेस आपके किताब में भी यही है, एक बार देख लो यार। हाँ जी यही तो है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसने पर आर करने को भी कहा था, आंसर में मैंने पर आर नहीं लिखा, लेकिन हम यहां जरूर कर लेते हैं। ठीक है, वेजेस अल्टीमेटली पर आर इसके कितने बनते हैं, घर कितने लेके जाएगा, इफेक्टिव रेट पूछ रहा है, तो 2797.2 इसकी टोटल कमाई है जो ये घर लेके जा रहा है कितने घंटे में, आप बोलो मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। सर 74 घंटे में। बच्चों को बड़ी डिफरेंट डिफरेंट लेवल की कंफ्यूजन है। ये 2797.2 घर लेके जा रहा है 74 आवर्स में, तो इसका पर आर की कमाई कितनी हो रही है, देखो सर 37.8, बेसिक वेज रेट 30 था, कमाई 37.8 हो गई। इसकी सीधी सीधी वजह बोनस है कि ये बंदा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये बोनस का हकदार बनता है। तो ये सर आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जो हमने सक्सेसफुली कर लिया, और कंसेप्ट्स क्लियर है तो हर काम सक्सेसफुली कर लोगे। लेबर के ये छोटे क्वेश्चंस आपके सीए वाले बच्चों को बोलूंगा 5 नंबर की कैटेगरी में आ सकते हैं, सीएमए वालों को, क्योंकि आने वाला पेपर शायद आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी होने वाला है, तो छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी आर डन विद आवर क्वेश्चन नंबर 4, और सीक्वेंस में चलते हुए अब मुझे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करनी है। और सही बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन हमारे रिसेंट एक पेपर में भी आया हुआ है, ये तो वैसे मैंने आरटीपी में लिखा है और पेपर में भी आया है, मैंने नाम नहीं लिखा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। यूजिंग द डिटेल्स गिवन बिलो, आई गेस स्टडी मॉड्यूल में भी ये होगा। Using the details given below, you are required to calculate the earnings of worker Rio and Ryan. Workers का नाम बड़ा अतरंगी है, Rio and Ryan, and subsequently allocate these earnings to the job A, B and C. सर जॉब कॉस्टिंग आपने पढ़ रखी है, अब जॉब शब्द से रूबरू हो ऑलरेडी। जॉब मीन्स अ कस्टमर, अ ऑर्डर। अब देखिए आप अपने वर्कर्स को पैसे देते हो, सैलरीज देते हो, आप क्या बिजनेसमैन अपने वर्कर्स की सैलरी को अपने कस्टमर से रिकवर नहीं करेगा, बिजनेसमैन तो सारी कॉस्ट कस्टमर से ही रिकवर करेगा। तो भैया इसने बोला है रियो और रेयान की अर्निंग्स निकाल लो, सैलरीज निकाल लो और उनको ए बी सी में बांट दो। तो काम शुरू करते हैं। रियो की बेसिक वेजेस आपको दे दी, रेयान की भी दे दी, डियरनेस अलाउंस दे दिया 50%, 55%, थोड़ा सा डियरनेस अलाउंस आगे भाग गया है। प्रोविडेंट फंड, और लिख दिया प्रोविडेंट फंड का नाम आपके लिए नया नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी ने बोल दिया कि नया है तो फिर तो भैया विशाल सर काफी नाराज होंगे आपसे।
प्रोविडेंट फंड जो है वो बेसिक वेजेस का 8 और 8% है, ठीक है। एम्प्लॉय कोई भी हो, इनके परसेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बेसिक वेजेस का 2%, ये एम्प्लॉयज को देने वाला एक टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए। प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की बात करूं तो ये हमारे गवर्नमेंट के कुछ लाए हुए नियम्स है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब बंदा कमाई करे, देखो जिन लोगों की कमाई थोड़ी सी कम होती है ना, सच बताऊं सर, वो अपने घर के खर्चे ही नहीं चला पाते, सेविंग्स करना तो दूर की बात है। तो हमारे कहीं ना कहीं सरकार ने एक प्रावधान बना रखा है, ऑब्वियसली ये सिर्फ इंडिया में नहीं होगा, कि जब बंदा नौकरी करे तो उसकी नौकरी में से ही कटकर उसके लिए कहीं अलग से गुल्लक में जमा हो जाए, मैं देसी भाषा में बोलता हूँ, ताकि काम करते करते उसकी सेविंग हो जाए और इस सेविंग को वो अपनी रिटायरमेंट पर निकाल सके। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, अपने बुढ़ापे में निकाल सके, ठीक है ना। बुढ़ापे में काम आएगा उसको। अगर आप प्रोविडेंट फंड और ये इन सब चीजों के रूल्स को ज्यादा अंदर घुस के पढ़ेंगे तो ड्यूरिंग योर जॉब इसको निकालने के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, आप आसानी से नहीं निकाल सकते। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ सर, माय मदर उन्होंने बहुत जगह सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पे काम किया है, तो जब प्रोविडेंट फंड के लिए किसी एम्प्लॉई को पैसे निकालने हैं तो वो प्रॉपर एक एप्लीकेशन लेकर आते थे, प्रूफ देना पड़ता था। मेरे लड़के की शादी है तो शादी का कार्ड साथ में लगाना पड़ता था, तब आप अपने प्रोविडेंट फंड में से पैसे निकाल पाओगे, ये सरकार के रूल्स है। मेरी बात समझ रहे हो? और जहां तक मेरी मदर ने बताया है, वो इसमें धांधलेबाजी भी, लोग भी तो बड़े चालाक है सर, हमारे हिंदुस्तान में लोग कम चालाक हैं क्या? ठीक है, वो एक आया शादी कार्ड लेके, जी मेरे लड़के की शादी है, मुझे ना अपने जीपीएफ में से, जीपीएफ जानते हो, जनरल प्रोविडेंट फंड, पैसे निकालने। अच्छा जी, दे दिए। फिर पता लगा 1 महीने बाद फिर आ गया। तो मेरी मदर बताती है, मैंने पूछा उससे कि हाँ भाई, तेरी तो लड़के की शादी हो गई पिछले, अब तू दोबारा क्यों निकाल रहा है? यू नो, गवर्नमेंट हैव ऑथोराइज्ड द अकाउंट्स ऑफिसर टू आस्क दीज क्वेश्चंस, प्रूफ लेना पड़ेगा, सामने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा। और फिर बहाने मारते हैं, एक्चुअली पिछले महीने ना वो लड़के की शादी टूट गई थी, वो हो नहीं पाई, ठीक है, तो इस महीने है तो दोबारा चाहिए। सरकार ने पैसे निकालने पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, आपके मन में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से बातें आपको विशाल सर ने शायद और इलेबोरेटली समझाई होगी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आप सोच रहे होंगे सर हमारा ही पैसा है, सरकार क्यों लगा रही है इसमें रिस्ट्रिक्शन? एक्चुअली सर इसका भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि जब बंदा नौकरी कर रहा है तो उसको इतने पैसे क्यों चाहिए। हमारे देश में कई बार ये भी होता है, जो मैं आपको लॉजिकल बात बता रहा हूँ, कि जो बच्चे हैं वो कई बार अपने पेरेंट्स को फोर्स करके या भाई उनसे कह रहे हैं कि मेरे लिए पैसे निकालो, पेरेंट्स बच्चों के लिए पैसे निकाल लेते हैं उनकी ख्वाहिशों के लिए। तो गवर्नमेंट ने, और कहीं ना कहीं ये बड़ी दुख की बात है कि बाद में जाके जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के बूढ़े हो जाने पर उनका कोई बहुत ज्यादा ढंग से ध्यान नहीं रखते, उनको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं करते। तो हमारी सरकार ने ये नियम बना दिए कि वो नौकरी के दौरान जब पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो उसको नौकरी के बाद यूज करे, वो उसके लिए है, ठीक है जी। तो ये सब मैंने आपको समझाया। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में ओवर टाइम है, आइडल टाइम है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स है। ओवर टाइम के लिए लिखा है कि वो डबल रेट पर दी जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। आई होप आपको पता होगा कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय दोनों का होता है, कितने दिन काम होता है, 1 दिन छुट्टी है, और कौन सा वर्कर किस जॉब के लिए कितना काम करता है ये रेशो दे दी। ओवर टाइम जॉब बी के लिए दे दिया। बिना समय बर्बाद करे मेरे हिसाब से हम ये क्वेश्चन चालू करते हैं। सो अब मैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 हम प्रॉपर से और इलेबोरेटली समझते हैं और स्टार्ट करते हैं साथ में काम, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी चेंज द कलर। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अब सर सबसे पहले काम आपको यहां बोला गया है टू कैलकुलेट द अर्निंग्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स मैं निकाल रहा हूं अपने वर्कर रियो और रेयान की। स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, देखिए वर्कर रियो और दूसरा हो गया हमारा वर्कर रेयान। चलिए
इन दोनों की अर्निंग्स जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले इन लोगों को क्या मिल रहा है, सबसे पहले इन लोगों को क्या मिल रहा है, सबसे पहले इनको मिल रहे हैं जी बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस लेबर को सबसे पहले बेसिक वेजेस ही मिलती है। बेसिक वेजेस की बात करें तो यहाँ पे मेरे एम्प्लॉय को सबसे पहले द बोथ द वर्कर्स आर गेटिंग ₹100, बोथ द वर्कर्स आर गेटिंग ₹100। इसके अलावा इनको मिल रहा है भाई डियरनेस अलाउंस, डीए। वो कितना मिल रहा है, डीए कितना मिल रहा है यहाँ पर ये देख लेते हैं एक सेकेंड। तो रियो को मिल रहा है 50% एंड रियान को 55%, ऑब्वियसली बेसिक वेजेस का। तो 100 का 50% 50 हो गया और 100 का 55% 55 हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इनको मैं एक बार ना टोटल भी कर लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी, इनको टोटल कर लेता हूँ, जरूरत पड़ने वाली है। तो ये यहाँ तक का 150 हो गया और यहाँ तक का 155 हो गया। अच्छा, अब एक बहुत ध्यान देने वाली जरूरत है। देखिए मैं आपको बुक की तरफ वापस लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे सर नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स, प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई। सर मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई बेसिकली एम्प्लॉय को हाथ के हाथ मिलते नहीं है, बल्कि उसकी सैलरी में से काटे जाते हैं। टैक्स पढ़ने के बाद ये समझना शायद आपके लिए और आसान हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड और ईएसआई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है, ना कि उसे मिलता है। ऐसे ही होता है। देखिए बेसिकली जो मैं समझा रहा था, गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो आपकी मंथली सैलरी है उसमें से एक पोर्शन कट कर आपके लिए एक अलग गुल्लक में जमा हो जाएगा। आपके लिए ही होगा, वो काट कर आपका नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पर कुछ, आप मेरी बात को समझिए। ठीक है, वो आपकी ही तनख्वाह में से कट कर, आपकी सेविंग है और सेविंग तो खुद ही करनी पड़ती है भाई, आपकी तनख्वाह में से कटकर जमा हो रहा है। और एक बात और बता दूं, ठीक है, कुछ बच्चे मेरी बात से अगर कंफ्यूज हो तो, हम इस पीएफ और ईएसआई जितने भी ये कंट्रीब्यूशन वाले मॉडल्स हैं, इन सब में आप जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है। यार मेरे एक बात समझो, आपकी तनख्वाह में से जब कुछ कट कर आपके लिए जमा होगा, डोंट यू थिंक सो कि ये आपका कंट्रीब्यूशन हुआ? एम्प्लॉय की सैलरी में से काट के मैंने एम्प्लॉय के लिए ही कहीं और जमा करा दिया, तो ये तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हुआ ना। और इसके अलावा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलग होता है, तो जो तनख्वाह में से कटकर जमा हुआ वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हुआ, तो ये कटता है। तो इसलिए भाई मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे जाके मैं, क्योंकि हमें अर्निंग्स निकालनी है इन हैंड, यानी अल्टीमेटली घर कितना पैसे लेके जाता है। आपने शायद ये वर्ड्स वैसे भी पढ़े होंगे, एक होता है एनुअल पैकेज और एक होता है इन हैंड सैलरी की अल्टीमेटली कट कटा कर हाथ में कितना मिलता है। तो ये यहाँ पर मैंने पीएफ कंट्रीब्यूशन काट दिया, पीएफ कंट्रीब्यूशन, और ऐसे ही ईएसआई का कंट्रीब्यूशन भी होने वाला है। ऑब्वियसली दोनों ही माइनस हुए, और मैं कंबाइन करके ये बात आप लोगों के लिए लिख दूं कि ये दोनों जो है ये हमारे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हुए। भाई मान रहे हो नहीं मान रहे, कुछ शंका तो नहीं है? एम्प्लॉय की सैलरी में से कटा तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हुआ ना। ठीक है, कितना? पीएफ का आई गेस 8% गिवन है और ईएसआई का 2%, तो 8% अगेन किसका? आई थिंक लिखा हुआ है बेसिक वेजेस का। तो 8% 100 का 80 हो गया, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, है ना। कई बार ये भी सिली मिस्टेक हो जाती है, जो माइनस करना होता है उसे प्लस कर दिया। और यहाँ पर भी 100 का ही होगा, तो ये भी 8 ही होगा, ये तो दोनों में सेम ही आएंगे। और यहाँ पर 2% था, तो ऑब्वियसली 100 का 2% अगेन 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि ये तनख्वाह में से कटता है? लेकिन प्लीज मत, मैं सर प्रैक्टिकल चीजें सॉल्व करना, इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज बहुत कुछ कर चुका हूं, तो आपकी तनख्वाह में से कटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नुकसान है। आपकी तनख्वाह में से कट के ये आपके लिए ही जमा हुआ है, बेसिकली आपके लिए ही जमा हुआ है, ये सब कट गया। ठीक है जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात अभी नहीं होगी, वो होगी कॉस्ट के वक्त। अभी तो मैं अर्निंग्स निकाल रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में ओवर टाइम भी है, और जाहिर सी बात है ओवर टाइम के पैसे तो देने ही होते हैं। अब आपको सही बताऊं, यहाँ पे मैं आपसे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं टॉपिक को जब वो शब्द आता है तो हाथ के हाथ वहीं पर मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं ओवर टाइम के बारे में यहाँ पर मैं आपको काफी कुछ जो है वो डिटेल में बताने वाला हूँ।
ओवर टाइम के बारे में ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, सुनिए। वैसे तो अपने क्वेश्चन की बात करें तो ओवर टाइम 10 घंटे का है, जो कि रियो ने किया है। पहली बात रियो ने किया, दूसरी बात जॉब बी के लिए हुआ। चलिए अभी जॉब की बात नहीं कर रहे। तो और ओवर टाइम के लिए ये लिखा है कि द ओवर टाइम इज पेड एट डबल द नॉर्मल वेजेस प्लस डीए। इसीलिए मैंने ना नॉर्मल वेजेस और डीए को ऐड किया था, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन में वो लाइन दिखा दूं क्या? ये लिखा हुआ है ओवर टाइम इज पेड एट डबल द नॉर्मल वेजेस प्लस डीए। अब मैं आप यहाँ पर आपको एक बात बता दूं जो आपको लिखनी भी होगी कहीं ना कहीं। सर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट, देखिए पहली बात तो ओवर टाइम शब्द आपको पता ही नहीं पता। आपने बचपन में भी शायद सुना होगा, किसी फिल्म में सुना होगा, सीरियल्स में सुना होगा, सीरीज का जमाना है आजकल। तो ओवर टाइम मीन्स जो नॉर्मल वर्किंग टाइम है उससे ज्यादा अगर मेरा वर्कर काम करे तो उस एक्स्ट्रा पोर्शन के लिए मुझे अपने वर्कर को एक्स्ट्रा रेट पर पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ओवर टाइम का बेसिक मतलब तो ये हो गया कि वर्किंग मोर या मोर देन द यूजुअल ऑफिस आवर्स, यूजुअल, एक सेकंड सर, यूजुअल वर्किंग टाइम, जो यूजुअल वर्किंग टाइम है उससे ज्यादा घंटे अगर बैठता है, जो जितने एक्स्ट्रा बैठेगा उसके लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे। और अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट, ये बात आपके स्टडी मॉड्यूल में लिखी हुई है सर। फैक्ट्रीज एक्ट हो सकता है आपने लेबर में पढ़ा भी हो, आई थिंक 1948 का होता है। भाई एक दिन में आप अपने वर्कर से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। उससे ज्यादा अगर काम कराओगे तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। और वीक में जो ये बात है, आई थिंक 48 आवर्स लिखा है। एक दिन में 9 आवर्स, वीक में 48 आवर्स, ठीक है। चाहे तो सीए वाले बच्चे अपने स्टडी मॉड्यूल से इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। सर आप कहीं और इसको देखें, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनी प्राइवेट ऑथर बुक्स। मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा। मेरे ख्याल से ये बात तो गूगल पे बच्चा देख सकता है। अच्छा, नाउ अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट जो ओवर टाइम का रेट है वो यही लिखा हुआ है, डबल द नॉर्मल रेट। जो नॉर्मल रेट आप अपने वर्कर्स को देते हो ओवर टाइम के लिए आप उनको डबल दोगे। आई होप आप ये सब बातें लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि इस क्वेश्चन के जरिए ही मैं आता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये सब ये जो अभी मैंने पॉइंट्स लिखे तो बेसिक समझा रहा था मैं। अब मैं इस क्वेश्चन की बात लिख रहा हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट, मैं ओवर टाइम के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा जो वर्कर रियो है, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ सर, मैं ना अपना व्हाइट बोर्ड पे वापस चला जाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओवर टाइम के लिए आई एम प्रिपेयरिंग अ वर्किंग नोट नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 में भाई मेरे जो ये रियो है इसका जो नॉर्मल वेजेस और डीए का जो टोटल आया था वो आया था 150 आया था ना। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में है कि हमारा वर्किंग टाइम कितने घंटे का है या ऐसा कुछ ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो 200 होते हैं। एक महीने में 200 घंटे काम किया जाता है। तो क्या आप 1 घंटे का रेट निकाल सकते हैं, पर आवर रेट? तो 150 डिवाइड बाय 200 अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से आई गेस मैं 0.75 पे पहुंचता हूँ। 150 डिवाइडेड बाय 200 अगर मैं करता हूं तो मैं 0.75 पे पहुंचूंगा। बिल्कुल ठीक सर। मेरा जो वेज रेट हुआ, कंबाइंड वेज रेट नॉर्मल और डीए को मिला के 0.75 है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओवर टाइम वाले समय के लिए डबल रेट देना है, ओवर टाइम वाले समय के लिए डबल रेट देना है। तो 0.75 का डबल हो गया 1.50 पर आवर। यहां पर ना मैं एक बात समझाना चाहता हूं, एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे लिख तो दूं। जैसे रियो ने 10 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, 10 ही है ना? हाँ जी। तो 10 घंटे के लिए 1.5 के हिसाब से इसे कहीं ना कहीं 15 रुपए मिलने वाले हैं। बात ठीक है, लेकिन समझ लो एक चीज, डिफरेंट कलर पेन में मैं यहाँ लिखूंगा। बेसिकली आप उसको 1.5 रुपए 1 घंटे का दे रहे हो, 0.75 तो उसको वैसे ही मिलता, 0.75 तो मिलता ही। तो जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो दैट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम प्रीमियम। कई बार ये वर्ड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कोई क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम लिख के दे, तो प्रीमियम मीन समथिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 0.75 तो उसका नॉर्मल वेज रेट था, आप उसको 1.5 दे रहे हो तो बेसिकली 0.75 पर आवर एक्स्ट्रा दे रहे हो।
तो जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो दैट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम प्रीमियम। मेरा यही तरीका है सर, मैं ऐसे ही बहुत सारी थ्योरी आपकी कवर कर रहा हूं। अलग से हम बुक पढ़े ये बहुत ही हमारे लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा और आप लोगों के लिए बड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। ठीक है जी। पॉइंट्स तो एक्स्ट्रा इज ओवर टाइम प्रीमियम। नाउ इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, ये ओवर टाइम का मैंने, अच्छा मैं एक वैसे चर्चा करना चाह रहा था आप लोगों से, क्योंकि ओवर टाइम की बात हो गई है। ओवर टाइम इज अ लॉस और गेन फॉर द बिजनेसमैन। आप ये बताइए, ओवर टाइम, कई बच्चे सोचते हैं सर वर्कर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, अच्छी बात है यार, वैसे एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे भी तो देने पड़ रहे हैं, मोर देन द नॉर्मल रेट। और एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो मेरे बिजनेस, मेरी कंपनी का, मेरे ऑफिस का एक्स्ट्रा बिजली पानी भी तो लगवा रहा है। सर मैं ओवरऑल आपको एक बात लिख दूं, कंसेप्ट हाथ के हाथ समझिए। ओवर टाइम बेसिकली इज अ लॉस फॉर द एम्प्लॉयर। मैंने देखा है, प्रैक्टिकली बातें बताऊंगा, एम्प्लॉयर ओवर टाइम पसंद नहीं करते। क्यों भाई? एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा बिजली पानी लगवाओगे। एक बात और बोलूंगा, लॉजिकल बातें करता हूं मैं, भाई मेरा लेबर एक्स्ट्रा काम करेगा, एक्स्ट्रा घंटे बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है? पागल है? अपनी क्यों नींद खराब कर रहा है? अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहा है? पता लगे एक दिन एक्स्ट्रा बैठ गया, 4-5 घंटे एक्स्ट्रा बैठ गया ऑफिस में, ज्यादा जोश में आ गया, अगले दिन फोन कर रहा है सर मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। तो ऐसा नहीं चाहिए हमें। मैं आपको एक बात बताऊं, एम्प्लॉयर, एवरी एम्प्लॉयर वांट्स कि कोई भी वर्कर एक गिवन स्टैंडर्ड टाइम में काम खत्म कर ले। सर अगर वो ओवर टाइम कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो उसका जो उस काम को खत्म करने का एक्चुअल टाइम है, वो शायद स्टैंडर्ड टाइम से भी ज्यादा टाइम ले रहा है। एंड ऑब्वियसली वी डोंट वांट दिस। कोई एक्स्ट्रा ऑफिस में बैठ रहा है, यार एक बात बताओ, हमने ऑफिस आवर्स रखे हैं 8 घंटे, हम पागल हैं? 8 घंटे रखे हैं ना, यानी काम 8 घंटे में खत्म करो। तुम उसी काम को 11 घंटे बैठ रहे हो। एक तरफ देखने में लग रहा है क्या बात है भाई, बहुत बैठ रहा है, बहुत अच्छा है, शक्तिमान टाइप बंदा है, कैपेसिटी अच्छी है इसकी। लेकिन यार वो 8 घंटे के काम को 11 घंटे में कर रहा है, एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेकार हुआ। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सर हमारे एजुकेशन में भी मैंने कई बार कुछ इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया है। अब पता है वो इंस्टीट्यूट थोड़े से बेकार होते हैं जहां पर जो ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट है वो खुद एक टीचर नहीं होता, क्योंकि वो टीचर की तरह सोचता नहीं, वो हर वक्त मैनेजमेंट की तरह सोचता है, वो पैसे बचाने की सोचता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया, मैंने अगर बोला कि सर मेरे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, दे डोंट जनरली अप्रिशिएट दैट। वो हमसे 10 सवाल करते हैं, क्यों करनी है, क्या करनी है, कितने टाइम की, कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हो। सर उनकी एक वजह होती है, एक्स्ट्रा पढ़ाएगा, फॉर एग्जांपल अगर टीचर मान लो पर आवर के रेट पे है, टीचर इज ऑल्सो लाइक अ लेबर फॉर देम ना, तो उनको पर आवर ज्यादा देना देना पड़ेगा। ओवर टाइम तो वो नहीं देते सर, ओवर टाइम तो वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते, सही बताऊं तो, ठीक है ना। तो एक तो एक्स्ट्रा 1 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे। उसके अलावा उनको ये लगता है यार वो 1 घंटा भैया बिजली पानी एसी भी चलाएगा, वो खर्चा अलग। तो बेसिकली उनका भी एक सोचना है कि सर आप एक गिवन एलोकेटेड टाइम में अपना कोर्स खत्म करिए, डोंट आस्क फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। क्या आपको मेरी सारी बात समझ में आ रही है? ओवर टाइम इज अ लॉस फॉर द एम्प्लॉयर। और 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बताने वाला हूं, क्वेश्चन को बीच में थोड़ा सा छोड़ रखा है। वो बात ये है, वो बात ये है सर, पूरी कॉस्टिंग में मैं आपको जो समझा रहा हूं वो पूरी कॉस्टिंग के लिए लगेगा। एक सेकेंड, मेरे क्वेश्चन की कुछ चीजें यहाँ पे डिलीट हो गई, ठीक है, इसको एक सेकेंड मैं ढंग से डिलीट करूं। चलिए चलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये बात आपको मैं पूरी कॉस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। कोई भी लॉस होता है, लॉस इज ऑलवेज ऑफ बेसिकली ओवरऑल 2 टाइप, ध्यान से समझिए सर, लॉस इज ओवरऑल 2 टाइप्स। एक अलग से कंसेप्ट आपको बीच में शुरू कर दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन को बीच में रोक दिया क्योंकि जरूरी था, यहीं पर समय पर बता दो तो ज्यादा ध्यान रहेगा। सर लॉस आपको देखना पड़ेगा कि ये लॉस किस वजह से हुआ है। एक होता है बिजनेस में लॉस तो होते ही है, एक होता है नॉर्मल लॉस। इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी इलाबोरेट है, जितनी अभी जरूरी है उतनी बताऊंगा। नॉर्मल वर्ड का मतलब है जो होता रहता है, यार ये तो होता रहता है आए दिन। तो ऐसा लॉस विच इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड जैसे मैं एक मान लीजिए
कारपेंटर हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ, मुझे पता है कि मैं जब लकड़ी का काम करूंगा, चेयर बनाऊंगा, तो कुछ ना कुछ लकड़ी तो कट के गिरेगी ही नीचे, मुझे एक्सपेक्टेड है। तो ये एक टाइप का, जैसे बचपन में प्रोविजन नहीं होता था वो डाउटफुल डेट्स का, कि 5% प्रोविजन बनाना है, तो एंटिसिपेटेड था, दैट वाज एन एस्टिमेट, ये भी एस्टिमेटेड है। और साथ में एक वर्ड और लिखूंगा, दिस इज अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, ये रोका नहीं जा सकता। यार अभी मैंने एग्जांपल दिया, मैं कारपेंटर हूं, लकड़ी कट के गिरेगी, तुम रोक लोगे अपनी लकड़ी को कट के गिरने से? भाई कारपेंटर के काम में अगर तुम ये भी रोकना चाहते हो तो फिर तुम अपना काम बदल दो, काम बंद कर दो। कपड़े के काम में कुछ ना कुछ कपड़ा तो कट के जमीन पे गिरेगा ही, जो कि बिल्कुल वेस्ट होगा। और कुछ होते हैं एबनॉर्मल लॉस, बहुत ध्यान से देखना, ये जो मैं बता रहा हूं ना, आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस ओनली फॉर ओवर टाइम, एवरी लॉस दैट यू स्टडी इन कॉस्टिंग, कोई मटेरियल का लॉस है, कोई लेबर का लॉस है, कोई भी लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस मेरे ख्याल से बच्चे बता सकते हैं क्या होगा मेरी भाषा में, चलिए सर, इट इज अनएक्सपेक्टेड, ये ऐसा लॉस है जो हमने सोचा नहीं हुआ था, ठीक है। अब और एक बात और लिखूंगा, अवॉइडेबल, अवॉइडेबल पढ़ के कई बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से ना एबनॉर्मल के कई एग्जाम्पल पढ़े हैं, आग लग गई, सुनामी आ गई, बारिश आ गई, बच्चा सोचेगा सर आप इसे कैसे रोक लोगे। सर यहाँ पे एबनॉर्मल के ज्यादातर आपको मिलेंगे एग्जाम्पल कि ये बिजनेसमैन की अपनी गलती की वजह से है, ये लेबर स्ट्राइक पे चली गई मान लीजिए, ठीक है ना, लेबर स्ट्राइक पे चली गई, शायद उसकी वजह भी मैनेजमेंट ही है, मैनेजमेंट उनकी मांगे नहीं मान रही, ठीक है, मटेरियल टाइम पे नहीं आया, पावर चली गई, कुछ ऐसा कुछ। तो बेसिकली यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस के एग्जांपल वो ये नहीं है कि आग लग गई, सुनामी आ गई, वो वाले नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है मेरा, वो मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, वो ये हो सकता है कि आपको देखना पड़ेगा लॉस की वजह क्या है। फॉर एग्जाम्पल लॉस की वजह कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कॉज ऑफ लॉस। अब लॉस की वजह, मान लीजिए लॉस की वजह एक कस्टमर है, जैसे मेरे कस्टमर ने कहा सर मेरे को ना काम जल्दी करके दो, वो कह रहा है सर ओवर टाइम लगाओ, ओवर टाइम लगाओ। अगर मेरा कस्टमर खुद ये कह रहा है कि ओवर टाइम लगाओ, तो जाहिर सी बात है मैं उस ओवर टाइम का जो लॉस का बर्डन है वो बिल्कुल हक से अपने कस्टमर से लूंगा, बिल में लिख के लूंगा ओवर टाइम चार्जेस। तू ही कह रहा था ना कि मैं ओवर टाइम देने को तैयार हूं, दे। तो जो बहुत ही रेलेवेंट बात हो रही है, अब मेरे लॉस का कोई रीजन कोई एक और डिपार्टमेंट है किसी और की, तो उस डिपार्टमेंट के ऊपर उसका लॉस डाला जाएगा। सर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है, एडजस्टमेंट तो करोगे ना, अगर लॉस है, नुकसान है, उसे किसी के खाते में तो डालोगे। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस के बारे में एक बात और सुन लो। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट साइज छोटे करूंगा क्योंकि मेरे को जगह चाहिए। वो ये है, अगर नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, ऐसा लॉस जो होता रहता है, और जो लॉस होता रहता है ना, वो लॉस कभी भी बिजनेसमैन अपने ऊपर नहीं लेता, उसका बर्डन ट्रांसफर कर देता है कस्टमर पे, इसको रिकवर करता है कस्टमर से, रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। बता रहा हूं कैसे, एक्चुअली इस लॉस को वो अपनी कॉस्ट में ही इंक्लूड कर देता है, इट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट। कई किताबों में कई जगह लिखा होता है ओवरहेड्स में इंक्लूड कर लेते हैं, यार तो ओवरहेड्स कॉस्ट ही तो है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, किसी चीज को अगर आपने कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया, डोंट यू थिंक सो आपकी सेलिंग प्राइस में भी इंक्लूड हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कॉस्ट के बाद ही तो बनती है, तो अल्टीमेटली आप इसे कस्टमर से निकाल रहे हो। मेरी बात समझो, मैं एग्जांपल है मेरे पास, एक फिल्म आई थी, सर ये एग्जांपल मैं बहुत देता हूं और आप रिलेट करोगे। एक फिल्म आई थी नायक, अनिल कपूर साहब थे, उस बहुत आती रहती है, सेटमैक्स में बहुत आती है। तो उसमें एक पर्टिकुलर सीन था जब वो एक दिन के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो वो सरदार जी का गेटअप लेके एक ट्रांसपोर्टर बन के आते हैं, और ट्रांसपोर्टर की लाइन में सही बताऊं, पुलिस वालों का रोकना और कुछ ना कुछ रिश्वत मांगना आम बात है। तो वो रिश्वत एक तरीके से अपने बिजनेस ट्रांसपोर्टर्स ने नॉर्मल लॉस मान रखी है, यानी ये तो होता रहता है। और जो लॉस होता रहता है, अगर वो बिजनेसमैन अपना लॉस मानने लग गया ना, तो उसकी कंपनी डूब जाएगी, काम डूब जाएगा। मेरी बात को समझ रहे, बहुत ही देसी तरीके से। तो उसमें बकायदा सीन है, बकायदा डायलॉग्स है कि अनिल कपूर साहब अपना गेटअप चेंज करके बोलते हैं कि तुम जो ये थोड़ी थोड़ी रिश्वत इनसे लेते हो ना, ये उसे अपनी लागत में जोड़ लेते हैं, लागत मींस कॉस्ट, ये उसे अपनी लागत में जोड़ लेते हैं और प्रॉफिट ऑब्वियसली ऐड करके अल्टीमेटली कस्टमर से चार्ज करते हैं। महंगाई बढ़ती है, जनता मरती है।
चाहो तो दोबारा देख लेना पिक्चर। तो बहुत ही नॉर्मल बात समझा रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल बात समझा रहा हूँ। ऑब्वियसली ये भ्रष्टाचारी और कहीं ना कहीं हमारे देश में है, आप ये बात जानते हैं। छोटे छोटे जो रोड साइड बैठे हुए सब्जी वाले भी हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं हर दिन का, हर हफ्ते का कुछ ना कुछ देना पड़ता है, किसी और अथॉरिटी को देना पड़ता हो या पुलिस को देना पड़ता हो। सो ऑब्वियसली जो लगातार होता रहता है, इट्स अ नॉर्मल लॉस, वो उसे अपने ऊपर नहीं लेते, हमारे ऊपर डाल देते हैं। हम बात समझ गए आप लोग? इट इज इंक्लूडिंग कॉस्ट एंड रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। अभी के लिए सर इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत है इसके लिए। एबनॉर्मल लॉस कहीं ना कहीं बिजनेस का खुद का लॉस है इसका, क्योंकि उसी की गलती की वजह से है ना, वो कस्टमर पे नहीं डाल सकता। तो इसको कॉस्टिंग पी एंड एल, यहां पर भी एक पी एंड एल बनता है जिसको आप कॉस्टिंग पी एंड एल कह सकते हैं, एज इट इज अ लॉस एंड यू नो लॉसेज आर डेबिटेड इन पी एंड एल। ये बात तो पता है। अगर एक एबनॉर्मल गेन नाम की भी चीज आएगी आने वाले टाइम में, तो वो कॉस्टिंग पी एंड एल में क्रेडिट होती है, लेकिन अभी हम लॉस की बात कर रहे हैं। और अगर ये कस्टमर की वजह से लॉस है या कोई और कॉज है, कोई एक और डिपार्टमेंट की वजह से, जिसकी वजह से है, उसके खाते में डाल दूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेन अभी यहां पर ये दोनों समझने थे, नॉर्मल और एबनॉर्मल, और जितना बताया उतना। मेरी बात समझ रहे हैं? ओवर टाइम इज ऑल्सो अ लॉस। अब देखना पड़ेगा कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इस क्वेश्चन में नहीं देखना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। और ये जो मैंने आपको बात समझाई है, ये बहुत बड़ी बात समझाई है, ये आपको पूरी कॉस्टिंग में काम आएगी। मेरे पास नॉर्मल लॉस के लिए एक एग्जांपल और है, मैं जल्दी से फिर अपने क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ। वो एक है, मेरे एक रिलेटिव है जिनकी मिठाइयों की दुकान है। अब मिठाई की दुकान में अगेन क्या होता है, जब भी कोई त्योहार वाला सीजन होता है, दिवाली होली, तो उस टाइम पे मिठाई की बिक्री बहुत होती है। और उस टाइम पे आपको सही बताऊं तो पुलिस या कोई और अथॉरिटी बीच में कुछ रिश्वत लेने भी आ जाती है। तो मेरे रिलेटिव ने बताया था कि जी वो आए और भीड़ बहुत थी और बिजी बहुत थे सब लोग, तो 5,000 जो है उन्होंने एज अ ब्राइब जो है जल्दी से दे दिया उनको। अब उन्होंने क्या किया, सुनना बात को, उन्होंने अपने सारे मिठाई के सेल्समैन को बोला कि अपनी मिठाई का जो दाम है वो 10 रुपए पर किलो महंगा कर दो। और भाई इतनी भीड़ है कि 10 रुपए पर किलो के हिसाब से जो उनके 5,000 है ना, वो अगले 2 या 3 मिनट में रिकवर हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मल लॉस का बर्डन बिजनेसमैन कस्टमर पे डाल रहा है। आगे बढ़ रहा हूं सर, ये सब बातें हो गई, आई होप आपने लिख भी ली होंगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं, भूल मत जाइए, हमारा क्वेश्चन चल रहा था, रियान जी, रियो जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओवर टाइम रियो के लिए है, रियान के लिए नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में एक पॉइंट और है, जैसे आइडल टाइम एंड लीव है रियान का। बच्चे सोच रहे हैं इसका क्या करें। एक्चुअली क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक सेकंड सर, एक पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है, हाँ, आइडल टाइम एंड लीव 16 आवर्स दे रखा है और नॉर्मल वर्किंग आवर्स 200 है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मुझे आई थिंक क्वेश्चन में मिसिंग लग रहा है। अच्छा, लिखा है ये रहा, द मंथ कंटेन्स 25 वर्किंग डेज एंड 1 पेड हॉलीडे। 1 पेड हॉलीडे हो सकता है ये एक पेड हॉलीडे के अंदर ही आ रहा हो, क्योंकि इसमें आइडल टाइम भी है और लीव भी है। अब पता है यहाँ पर एक पॉइंट और आ गया आइडल टाइम का। पहले तो एक सेकंड, हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा हो, नॉर्मल वर्किंग आवर्स महीने के दे रखे हैं 200 और वर्किंग डेज है 25, कहीं ना कहीं इसके हिसाब से 8 घंटे आता है पर डे। मेरे अगर एक पेड हॉलीडे अलाउड है, अलाउड होने का मतलब वो छुट्टी ले ले पैसे मिलेंगे, तो 8 घंटे तो रियान ने हो सकता है छुट्टी ली होगी, पैसे उसके मिलेंगे। अब एक और वर्ड आता है आइडल टाइम, इसको समझिए, इसको समझिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे ऐसे डाल रखे हैं कि काफी नई बातें आ रही हैं, ध्यान से देखिए सर। आइडल टाइम, डू एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइडल? ये आइडल टाइम, ये आइडल वो इंडियन आइडल वाला आइडल नहीं है। आइडल मतलब खाली हो गया। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, बेसिकली व्हेन नो वर्क is done, when no work is done but payment made, but पेमेंट मेड, मतलब भाई काम नहीं हुआ पैसे देने पड़ गए। वो पीके वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि काम नहीं हुआ लेकिन पैसे ले लिए। ऐसा क्यों हुआ सर? सर आपको एक बात बता दूं, छोटे छोटे टाइम वेस्टेजेस की, ये एक तरीके से टाइम वेस्ट ही है ना, जब काम नहीं हो गया टाइम वेस्ट है। छोटे मोटे टाइम वेस्टेजेस की आप पैसे नहीं काट पाते। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दूं, देखिए ऐसा हो सकता है कि मैं अपने वर्कर्स का कि भाई लेट आने पे तेरी तनख्वाह कटेगी, लेकिन ऑफिस में आने के बाद मेरा वर्कर जो है टाइम वेस्ट करता है, एम्प्लॉय कॉफी मशीन के पास पाया जाता है या फालतू बातें करता रहता है।
ऐसे भी बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको हम दिखावटी इंप्लॉय कहते हैं, एफिशिएंट नहीं है वो एम्प्लॉयर आसपास नहीं होता तो कॉफी पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के आ जाने पर काम कर रहे हैं, तो वो दिखावटी इंप्लॉय है। अब बात समझ रहे हो? तो दैट टाइम इज कॉल्ड एज आइडल टाइम। ठीक है, एक मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे हमारे घर में डोमेस्टिक वर्कर्स होती है, तो डोमेस्टिक वर्कर्स को अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंडीशन हो सकती है कि भाई जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन पैसे कटेंगे, लेकिन जिस दिन आई उस दिन मान लीजिए क्या कहते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, अपने फोन पे बात हो रही है घर पे किसी से, ठीक है, ये काम धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है, इन चीजों के पैसे आप नहीं काट सकते। एक तरीके से ये अगर मैं बोलूं, अगर देखा जाए ज्यादातर आइडल टाइम बेसिकली इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल, मतलब ये भी एक लॉस है, और अभी अभी ओवर टाइम समझा के चुका हूं, तो इसमें भी ये देखेंगे कि ये नॉर्मल की वजह से है या नॉर्मल की वजह से है, लेकिन आइडल टाइम जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादातर, मैं ज्यादातर बोल रहा हूं, वो नॉर्मल नेचर का ही होगा कि भैया इन ये ऐसे समय की बर्बादी है जिनको आप रोक नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए मेरे फैक्ट्री के गेट से आने तक, अब जैसे मेरी जो पंचिंग मशीन है, ऑफिस में आजकल पंचिंग मशीन होती है, वो तो फैक्ट्री के गेट पे लगी है, तो वो तो बंदे ने लॉग इन कर दिया, दिख गया जी इतने बजे आया, लेकिन वहां से उसको अपने काम की जगह पे पहुंचने के लिए मान लीजिए 5 से 6 मिनट लगते हैं ना, दैट टाइम इज नॉट अ डेलिबरेट टाइम वेस्टेज ना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वर्कर ने टाइम वेस्ट किया, यार इतना टाइम लगता है तो लगता है, क्या बाइक दिलाओगे क्या उसको? तो आइडल टाइम इट इज ऑल्सो अ लॉस। मैं ये बात जो है वो यहाँ पर लिख देता हूं कि ये भी एक किस्म का नुकसान है, ये भी एक किस्म का नुकसान है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो रियान का जो छुट्टी और आइडल टाइम है, इसका हमें कुछ नहीं करना ना, एक्स्ट्रा पेमेंट तो ऑब्वियसली नहीं बनती है, छुट्टी लेने के लिए किसी को एक्स्ट्रा पे करोगे समय बर्बाद करने के लिए, लेकिन पैसे काटने भी नहीं बनते। मैंने आपको पूरा ये समझाया कि एक पेड लीव है और आइडल टाइम के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो और जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं सर, वो इस चैप्टर के नहीं, ओवरऑल आप दिमाग में रखिएगा। अब ना अगला काम जो हमें करना है, स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ अर्निंग। अच्छा, मैं टोटल वेजेस की बात कर लूं, मतलब रियो की हम बात कर रहे थे और रियान की हम बात कर रहे थे, इनकी जो टोटल अर्निंग्स अब आएगी, ठीक है ना, मैं एक बार आपको दिखा दूं। तो इनका जो है वो नॉर्मल और डीए काटा गया था विच वाज 150, उसमें से इनका पीएफ और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन कटा विच इज 10, ठीक है, और ओवर टाइम 15 रुपए दिया गया, तो इसकी जो नेट अर्निंग्स है वो आपकी 155 आ रही है, क्योंकि 150 में से 10 घटा तो 145 हो गया। एक सेकंड सर, 150 में से 10 का पीएफ और ईएसआई कटा था, दिस इज 145, एंड 145 में ओवर टाइम कितना मिला यार? ओवर टाइम जो मिला है वो 10 रुपए इंटू 1.5 के हिसाब से 15 रुपए मिला है। तो इनका जो नॉर्मल प्लस डीए जो है, प्लस डीए आपने लिखा होगा, दिस वाज 150 आई गेस, 100 का नॉर्मल था। उसके बाद पीएफ और ईएसआई के नाम पे पैसे कटे थे, पीएफ के 8 रुपए कटे थे, और ईएसआई के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसके 2 कटे थे, ठीक है, और इसके अलावा रियो को ओवर टाइम चार्जेस और दिए गए थे विच वाज 15। तो 150 सॉरी 150 माइनस 10 इज 140, एंड तो यहाँ पर जो नेट अर्निंग्स आएगी, मतलब जो घर लेके एक तरीके से रियो जाएगा, दिस वुड बी 155, और यहाँ पर ये 150 था, सॉरी 155 था, यहाँ पर 155 था, 10 रुपीज इन कंट्रीब्यूशन के नाम के कटे थे, और इसका अलग से कोई ओवर टाइम नहीं था, तो यहाँ पर नेट अर्निंग्स 145 होगी। ये आपको मैं एक बार अपनी बुक में भी दिखा देता हूँ, सो आप देख लीजिए, नेट वेजेस 155 एंड 145। अब हमें करना क्या है, हमें इनको एलोकेट करना है, यानी इन खर्चों को, ये एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा है ना, इनको जॉब से रिसीव करना है। मैं इसको हटा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं सर मैं। सो नाउ आई विल डू स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। तो पहला कॉलम तो अपना वही पुश्तैनी कॉलम हो गया, पर्टिकुलर्स, देन आई वुड टॉक अबाउट जॉब ए, जॉब बी एंड जॉब सी, ठीक है जी, पर्टिकुलर्स, जॉब ए, जॉब बी
एंड जॉब सी। अब देखिए, जो मैं अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे रहा हूं वो मेरी कॉस्ट है, वो मेरी कॉस्ट है। तो मेरा पहला एम्प्लॉय कौन था? रियो। तो ये मैं पहले लिख रहा हूं कि रियोज लेबर कॉस्ट, रियोज लेबर कॉस्ट। और एक बात खासकर बताऊं, ये मैं अभी जो काम कर रहा हूं ना, ये मैं ओवर टाइम को एक्सक्लूड करके कर रहा हूं। सर ऐसे क्यों? एक्चुअली ओवर टाइम जो है वो स्पेसिफिकली बी के लिए है। तो कोई बच्चा ये गलती ना कर बैठे कि वो इसको इसमें इंक्लूड कर दे और तीनों में बांट दे ए बी सी में, ये ना हो जाए हमसे। ठीक है, ऑब्वियसली मैं सेकंड जो लिखूंगा वो ओवर टाइम लिखूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक बात समझिए सर, रियो को मैंने जो नेट अर्निंग्स दी है एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, नेट अर्निंग्स एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, वो दिस वाज 155 माइनस 15 140। आपको 147 में आ रहा है ना? नेट अर्निंग्स उसकी 155 थी, इसमें से 15 ओवर टाइम था तो 140। अब यार जो आपने उसको पीएफ और ईएसआई के कंट्रीब्यूशन दिए है ना, वो भी तो आपके लिए कॉस्ट ही है, समझो बात को। और वो भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूशन। ये बात देखिए पहली बार में बच्चे को हजम नहीं होगी। मैंने उसकी सैलरी में से 10 रुपए काट के उसके लिए जमा कराए थे। आप ये बोल सकते हैं सर ये तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर की कॉस्ट कैसे हो गई? यार मैं उसको सैलरी देता हूं, उसको ना देकर उसी के लिए कहीं और जमा करा दिया, कॉस्ट तो है ही मेरी। उसको सैलरी ना देकर 10 रुपए सैलरी के तौर पे ना देकर 10 रुपए कहीं और जमा करा दिया, मेरी कॉस्ट नहीं है? बिल्कुल है। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जितना मैं उसकी तनख्वाह में से काटता हूं उतना ही पोर्शन मैं अपनी जेब से उसके लिए उसकी गुल्लक में जमा कराता हूं। ये तो बिल्कुल कॉस्ट है, ये तो बिल्कुल कॉस्ट है। तो सर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मतलब अगर देखा जाए तो पीएफ कंट्रीब्यूशन की बात करूं, इसको अंडरलाइन करता हूं, ठीक है, पीएफ कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो पीएफ का टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 16 रुपए, 8 × 2 किया है मैंने, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का मिला के। क्या आप ये बात समझ रहे हो? जो मैं उसको कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं वो भले ही उसके लिए उसके हाथ में ना देकर अलग जमा करा रहा हूं उसके लिए, तो मेरी तो कॉस्ट ही है। ऐसे ही ईएसआई का देखा जाए तो 2 था, 2 × 2 4 हो जाएगा। बात क्लियर है? एक बात मैं और बता दूं, आपने टैक्सेशन में पढ़ा होगा पीजीवीपी में, आपने तो बहुत इलेबोरेट पढ़ाई करी है ना, कि एम्प्लॉई का जो हम कंट्रीब्यूशन काटते हैं उसकी तनख्वाह में से काटा तो देयर इज अ स्पेसिफिक, ऑब्वियसली पीएफ एक्ट है, ईएसआई एक्ट है, जिसमें डेट्स मेंशन्ड है कि आपको कंट्रीब्यूशन काट के पीएफ के या ईएसआई के खाते में जमा कराना है। नाउ अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन रूल्स, अगर आपने टाइम से जमा नहीं कराया तो उस जो आपने एम्प्लॉय की तनख्वाह में से कंट्रीब्यूशन काटे हैं वो एम्प्लॉयर की इनकम मान लिया जाएगा। होपफुली काफी बच्चों को याद आया हो। ठीक है जी, तो ये कॉस्ट तो है, ये कॉस्ट है। ठीक है जी, तो ये 16 और 4 ये सब जब आपने मिला दिया तो ये आपकी जो टोटल अमाउंट यहाँ बन गया 140 में कहीं ना कहीं 20 ऐड हुए, ये 160 हो गया। और मैं इस 160 को एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और जब रियो की अर्निंग की बात हो रही थी तो मैं रियो को जो मैंने ओवर टाइम दिया है, रियो को ओवर टाइम दिया है, ये मैं अगला पॉइंट बना दूं। और ओवर टाइम सीधा बी में डालना है ये मुझे पता है। भाई कस्टमर लिखा है यार क्वेश्चन में, मैं अपने मन से थोड़ी काम कर रहा हूँ, सपने में आते क्या रात को कि बी के खाते में ओवर टाइम डाल लियो। क्वेश्चन में लिखा है कि बी के लिए ओवर टाइम होता है तो बी भुगते। बात नहीं हुई थी कि जिस कस्टमर की वजह से होगा उसके खाते में डालेंगे। और ये 160 को आप एबीसी में बांटिए। अगर आप सोच रहे हैं कैसे बांटना है तो क्वेश्चन में मेंशन तो है कि वर्कर रियो एबीसी के लिए किस रेशियो में काम करता है, मेंशनड है 80 60 60, 80 60 60। ठीक है ना, मैं ज्यादा मैथमेटिशियन विद्वान बनने की कोशिश नहीं करता, पता लगे तुम इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो 160 को 80 60 60 में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए दैट वुड बी 160 डिवाइडेड बाय 200। आई गेस आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना तो आता है, इनटू 80। सर ये ए के खाते में इसका हम 64 डालेंगे, ठीक है, और बी और सी में कहीं ना कहीं सेम आने वाला है क्योंकि उनके रेशियो के फैक्टर सेम है, दैट इज 48 48। एक बार मुझे कंफर्म कर दो क्या मैंने काम ठीक किया है। इसके अलावा नाउ थर्ड, आई वुड बी चार्जिंग रियांस सैलरी, रियांस
लेबर कॉस्ट ऑब्वियसली फ्रॉम माय कस्टमर्स। रियान की लेबर कॉस्ट की बात करूं तो यहां पर भी वही नेट अर्निंग्स उसकी देखो, और पीएफ का और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का दोनों का ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर अपनी बात को लेकर चलूं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। हमारे रियान की जो नेट अर्निंग्स थी, रियान की जो नेट अर्निंग्स थी दैट वाज आई गेस 155 माइनस 10, 145 थी, 145 थी, जिसमें पीएफ और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन मिलाकर एक तरीके से 20 ऐड हो जाएगा। ये 20 जो है ये पीएफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन है, पीएफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन है। सर आपको ये बात क्लियर हो रही है? ये आपको बात क्लियर हो रही है यार? ये जो ये 145 के आगे ना ये माइनस का साइन नहीं है, ये मैंने क्या बोलते हैं डैश डाला हुआ है, ठीक है। सो ये पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन हो गया। तो दिस इज टोटल आई थिंक आई गेस मैं लिख दूं 165, 145 तो नेट अर्निंग्स थी ही, 20 रुपए का पीएफ ईएसआई और ओवर टाइम वगैरह का कोई फंडा यहाँ पर था नहीं। इसको अगेन बांट दीजिए। आप देखिए रियान एबीसी के लिए किस रेशो में काम कर रहा है, रियान एबीसी के लिए किस रेशो में काम कर रहा है। तो क्वेश्चन सेज द रेशो इज 140 and 60, 140 and 60 आएगा। सब कुछ स्मूथली चल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए बड़ा था और मैं तो इसको और इलेबोरेटली समझा रहा हूं, बहुत सारी बातें समझ में आ रही है। 165 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 करोगे, ए के खाते में ये जा रहा है 82.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40 करोगे, बी के खाते में ये 33 डाला जाएगा, डिवाइड बाय 40 इंटू 60 करोगे, सी के खाते में ये 49.5 डाला जाएगा। क्वेश्चन वॉज कि टोटल आप ए बी और सी से कितना आप पैसा लेंगे, इनकी कितनी कॉस्ट इनके खाते में डालोगे। जाहिर सी बात है ए बी सी तीनों का टोटल करके मेरे को बता दो। ए से जो हम पैसे, ये तो कॉस्ट है ऑब्वियसली, जब हम पैसे लेंगे तो हम तो प्रॉफिट डाल के लेंगे ना इनसे, वो बिजनेसमैन का धर्म तो नहीं भूल रहे ना प्रॉफिट कमाने वाला। 64 और 82.5 दिस इज 146.5। बी 48 प्लस 15 प्लस 33, बी से मैं कहीं ना कहीं 96 रुपीज लूंगा, और सी में 48 प्लस 49.5, सी से मैं 97.5 लूंगा। एक बार यार अपनी किताब के दर्शन कर लो और मुझे बता दो क्या ये आंसर ठीक है। 146.5, 96, 97.5, बहुत बढ़िया सर, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आपने किया है। मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया सर? जिंदगी में मजे चलने चाहिए, फील गुड फैक्टर रहना चाहिए हमेशा। बहुत कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ सर थकना तो मना है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें अभी करना है, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th से कहीं ना कहीं मतलब बेसिकली 6 और 7 एक जनरल क्वेश्चन है जो आपको लेबर का काम करवाते हैं। और ऑब्वियसली 7 तो जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो नवंबर 18 के पेपर में आया था, ठीक है ना। जो 6th क्वेश्चन है वो आप देख लो, मैंने लिखा हुआ है मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 20 आरटीपीस, पुरानी आरटीपीस में रह चुका है। ऑब्वियसली सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 8th क्वेश्चन से मैं कहीं ना कहीं वो जो मैनेजमेंट गुरुज की बात नहीं कर रहा था उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। पहले मैं चाहता हूं हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो 7 क्वेश्चन कर रहे हैं जस्ट टू गिव यू द एंटायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लेबर कॉस्ट, लेबर अर्निंग्स, लेबर के नए वर्ड्स, ओवर टाइम पढ़ा हमने, आइडल टाइम पढ़ा, कई नई बातें सीख रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड बी मूविंग टू माय क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग तैयार है सर? थक तो नहीं गए ना? मैं पहले ही बोल दिया सर, थक भी गए हो तो बेटा कुछ अपना इंतजाम करो, कैपेसिटी बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी तो बढ़ानी बनती है, ठीक है। रिवाइटल लो। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज ₹10 पर आवर। 1 घंटे के नॉर्मली 10 रुपए पर आवर देते हो, और ओवर टाइम रेट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद और ज्यादा इलेबोरेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग ओवर टाइम से रिलेटेड दे दिया जाएगा। सुनिए, मैं अपना यहां पर हाइलाइटर ऑन करता हूं, मैं अपना बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, यू नो ना कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स से अलग काम करने का ही ओवर टाइम मिलता है ना। नॉर्मल तो काम कर ही रहा है, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 175% ऑफ बेसिक वेज रेट। सर काम को कंप्लीट कर लेता हूं, बेसिक वेज रेट इज 10। आप बिफोर एंड आफ्टर, सुबह जल्दी आ जाता है रात को लेट जाता है,
175% ऑफ बेसिक वेज रेट दे रहे हो, यानी 10 का 175% बोले तो आप 17.5 रुपए दे रहे हो। और अपनी बात को जो पिछली बार समझाई थी भाई, 17.5 में से 10 तो नॉर्मली रेट देते ही देते, कहीं ना कहीं जो 7.5 है दिस वुड बी कॉल्ड एज ओवर टाइम प्रीमियम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। मैं आपको वर्ड्स वर्ड्स तो सर समझना जरूरी है ना, कब कौन सा वर्ड एग्जामिनर क्वेश्चन में यूज कर ले क्या पता। आगे ऐसी संडे हॉलीडे 225%, यानी जो ओवरऑल है 10 का 225%, 22.5 का रेट बनता है। और अगर वही ओवर टाइम प्रीमियम लिखूं तो जो 12.5 रुपए है उसको ओवर टाइम प्रीमियम कहा जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरे साल की बात हो रही है। कई बार हमें देखना पड़ता है अपनी पढ़ाई में कि साल की बात हो रही है, महीने की बात हो रही है। तो पिछले साल के दौरान नॉर्मल टाइम 1 लाख घंटे काम हुआ, बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 20,000 घंटे काम हुआ, और संडेज और हॉलीडेज को 5,000 घंटे काम हुआ, जिसका टोटल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 1,25,000 घंटे काम हुआ है। फाइन। नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक जॉब जेड। मतलब मैं से बताऊं, इस क्वेश्चन को जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन बोलते हूं, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जिस क्वेश्चन में अलग से जॉब आए और आपको जॉब की कॉस्टिंग करने के लिए, जॉब के पैसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ठीक है। इस जॉब में, जॉब का नाम है जेड, इस जॉब में नॉर्मल 1,000 घंटे काम होता है, बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 100 घंटे काम होता है, संडेज और हॉलीडेज को 25 घंटे काम होता है। बात समझ रहे हो? टोटल 1125 हो गया। सवाल देखो यार, रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ऐसी इस कॉस्टिंग के क्वेश्चन में भी रिक्वायरमेंट देखनी बहुत जरूरी है। पहला पार्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जेड, ऑब्वियसली जॉब के लिए देख रहे थे, एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस where overtime is worked regularly throughout the year as a policy due to the labor shortage। मेरी बात को समझिए। पहले तो ना मैं ओवरहेड के जब मैं बोला तो मेरे दिमाग में एक बात आई, थोड़ी देर पहले आपको याद हो तो ये बताया था कि ओवर टाइम अगर नॉर्मल नेचर का है तो उसे ओवरहेड्स में डाल देते हैं। मैंने ये बोला था कॉस्ट में डाल देते हैं, और फिर मैंने ये भी बोला था कि ओवरहेड्स में भी डालना लिखा होता है ऐसे बुक में। तो कहीं ना कहीं ओवरहेड्स में डालने वाली बात तब आएगी जब मैं उसको नॉर्मल लॉस मानूंगा। ए पॉइंट वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली, ओवर टाइम हमारे बिजनेस में होता ही है, होता ही है। इट्स नॉट अ एडिशनल लॉस। मैं इसको एडिशनल लॉस ही नहीं मान रहा। ये भाई मेरे बिजनेस में लेबर की कमी रहती है हमेशा, तो होता रहता है ये। सेकेंड पॉइंट, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। जनरली हमें अपने बिजनेस में ओवर टाइम लगाना पड़ता है प्रोडक्शन को टारगेट पूरा करने के लिए। देखिए मैं ये बात मानता हूं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में शायद ये लग रहा होगा सर मेरे को ना ए पॉइंट नॉर्मल लॉस लग रहा है, लेकिन सर वो हमारे बिजनेस में होता है। यानी रेगुलरली वर्ड देखकर आप इंटरप्रिटेशन मत कर लीजिए। ओवर टाइम हमारे बिजनेस में हमें करना पड़ता है क्योंकि लेबर की कमी है यार, कमी है, जो है सो है। बी पॉइंट, इसमें हमें ओवर टाइम करना पड़ता है प्रोडक्शन मीट करने के लिए। तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि हमारे इस केस में ओवर टाइम जो है वो एक टाइप का नॉर्मल लॉस है। सी पॉइंट, अगर ओवर टाइम कस्टमर की रिक्वेस्ट पर होता है तो भैया फिर तो हम डंके की चोट पे अपना ओवर टाइम जो है कस्टमर से लेंगे ना। डंके की कस्टमर कह रहा है, क्या लिखा है, टू एक्सपेडाइट द जॉब। ना व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्सपेडाइट? कोई ऐसा बच्चा ना जो वर्ड्स में ही परेशान हो, यार ये मतलब क्या होता है? एक्सपेडाइट मतलब जल्दी करो, कस्टमर को जल्दी पड़ रही है, जल्दी करो जल्दी करो, ओवर टाइम लगा दो और बंदे ले आओ। तो फिर तो डंके की चोट पे उससे उसके बिल में इंक्लूड करके हम उससे ओवर टाइम लेंगे। नहीं तो मैं आपको सही बताऊं, जनरली हम अपने, जैसे नॉर्मल लॉस के बारे में बात हो रही थी, नॉर्मल लॉस हम कस्टमर के खाते में इंक्लूड करते हैं, उसको बताते नहीं है कि हम तेरे से नॉर्मल लॉस भी ले रहे हैं। ठीक है ना। मतलब वही वाली बात कि पुलिस वाले रिश्वत ले रहा है, ठीक है, मेरे बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन कस्टमर के बिल में नहीं लिख सकता कि मैं तेरे से रिश्वत वाले चार्जेस ले रहा हूं। कस्टमर तो बोलेगा ना, वैसे तो काल्पनिक बातें कर रहा हूं, बिजनेसमैन कभी कस्टमर से बात ही नहीं करता। ठीक है ना। कस्टमर बोलेगा भाई साहब ये रिश्वत वाले पैसे आप मेरे से कैसे ले रहे हो, मेरे से क्यों ले रहे हो? क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस केस में पहले पॉइंट में बेसिकली ओवर टाइम इज नॉट अ लॉस एट ऑल। बी पॉइंट में
कहीं ना कहीं मेरा ओवर टाइम, मैं लिख भी देता हूं, ओवर टाइम मेरा यहाँ पर नॉर्मल लॉस है, यहां पर मेरा ओवर टाइम नॉट अ लॉस, नॉट एट ऑल, नॉट अ लॉस लिख लेते हैं, ठीक है। और थर्ड केस में ये देखिए, ये जजमेंट जरूरी है, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। थर्ड केस में इट इज अ लॉस ड्यू टू कस्टमर, ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो मैं यहां पर तो अपने लॉस को कस्टमर से चार्ज करने वाला हूं। कहीं ना कहीं इन द बी पॉइंट ओवरहेड्स आएंगे, बी पॉइंट में ओवरहेड्स यहां पर आने वाले हैं। और अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहां पर स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों अपना कंटिन्यू करते हैं, और मैं लगे हाथ अपना व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूं, तो काम स्टार्ट करते हैं सर। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां पर चलिए, सो बेसिकली वी आर इनटू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यार, जो मैं ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं पहले पॉइंट के रेफरेंस से कह रहा हूं। पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे यहाँ ओवर टाइम है, ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली, मतलब बेसिकली यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि ओवर टाइम हमारी एक रेगुलर काम का पार्ट है। मतलब हमारे यहाँ जनरली लेबर की शॉर्टेज रहती है, हमेशा ही रहती है, हमेशा रहती है, तो हमें ओवर टाइम लगाना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ओवर टाइम इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लॉस और समथिंग, इसको लेबर का ही पार्ट माना जाएगा। यानी ओवर टाइम के जो चार्जेस हैं वो ऑब्वियसली लेंगे तो अपने कस्टमर से ही, उसको अपने लेबर के इंक्लूड करके लेंगे। कैसे लेंगे देखिए, ऑब्वियसली मैं जॉब जेड के बारे में बात करनी है, तो मैं काम कर रहा हूं, मैं वर्किंग नोट साथ में बना रहा हूं। और इस वर्किंग नोट में बताऊं मैं क्या करूंगा, मैं एक एवरेज रेट ऑफ लेबर निकालूंगा, एवरेज रेट ऑफ लेबर इंक्लूडिंग ओवर टाइम। आप बात को समझना, अभी एवरेज रेट ऑफ लेबर मतलब ओवर टाइम को इंक्लूड करके एक इकट्ठा रेट आ जाएगा, और हम जब भी हमारे पास कोई काम करवाने आएगा हम उससे उस रेट से पैसे लेंगे, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि हमने अलग से ओवर टाइम भी उनसे लिया है। अब देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं मेरे को पास्ट ईयर का डेटा जो है वो यूज करना पड़ेगा। अच्छा, पास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से जो नॉर्मल वर्किंग थी, नॉर्मल वर्किंग जो हमारी थी वो कितने घंटे की थी, पिछले साल, साल की बात करना, कितने घंटे काम होता था। नॉर्मल वर्किंग की बात करें तो 1 लाख घंटे नॉर्मल थे, ठीक है। और जो रेट था वो 10 रुपए पर आवर था, 10 रुपए पर आवर था। देखिए एवरेज रेट निकालने का, एवरेज आपको याद होगा हमेशा दो तरीके के होते हैं, सिंपल और वेटेड। और सिंपल एवरेज करने से मैंने हमेशा आपको मना किया। सिंपल एवरेज तो ये हो गया, जैसे यहाँ पर 3 टाइप के रेट है ना क्वेश्चन में, 10 रुपए है, एक का 17.5 है, एक का 22.5 है, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, हाउ मीन इट इज। मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ, हमेशा आपको वेटेड एवरेज करना चाहिए। अब अगर मैं अपने बिफोर एंड आफ्टर वाला जो टाइम है उसको देखूं तो वो साल का कितना था, बिफोर एंड आफ्टर वाले वो 20,000 आवर्स थे, 20,000 आवर्स थे। और उनका जो हमने रेट देखा था दैट वाज 17.5। भाई सब लोगों को क्लियर है ना, वो 10 रुपीज का 175% करके आया था, बिल्कुल। अगला, अगर मैं संडेज और बाकी हॉलीडेज की बात करूं तो इसमें भी जो पिछले साल लगभग 5,000 घंटे काम हुआ, और इस इनको जो हम पैसे देते हैं वो हम 22.5 के रेट से देते हैं, 225% ऑफ ₹10 था। मैं चाहूंगा आप सब इनके ना मेरे को अमाउंट निकाल के दे। आप समझिए कि हम वेटेड एवरेज कर रहे हैं, हम लोग वेटेड एवरेज कर रहे हैं। तुम लोग पिछले चैप्टर में भी वेटेड एवरेज को बहुत अच्छी तरह समझ के चुके हो, याद है ना वो जब हमने किया था स्टोर्स लेजर, तो अपने मटेरियल की क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल के डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करके एक रेट आता था। यहाँ पर भी वही होने वाला है। ये नहीं है कि चैप्टर के हिसाब से वेटेड एवरेज का मतलब बदल जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, 1 लाख इंटू 10, आई गेस इट वुड बी 10 लाख। और भाई सब लोगों को साथ साथ कैलकुलेट करना है, 10 लाख रुपए हो गया। 2 लाख इंटू 17.5, ये एक बार देख लेते हैं सर, मैं भी कैलकुलेटर में देख लूं। 2 लाख इंटू 17.5, ये सर आपका हो गया ये कितना, 35 लाख सारा। एक बार दोबारा देख, नहीं 20,000 है यार, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। 20,000 इंटू 17.5 ये हो गया 3.5 लाख। चलिए संडेज की बात करें तो 5,000 इंटू 22.5 ये आपका 1,12,500 रुपये हो गया। ऑब्वियसली आप इन सब का ग्रैंड टोटल कर दीजिए, प्लस 3,50,000 प्लस 10 लाख, एक सेकेंड सर, 10 लाख प्लस 3,50,000
प्लस 1,12,500, यार इसका टोटल आ रहा है 14,62,500। एक बार कंफर्म करो, यही आ रहा है ना 14,62,500। अब क्या करना है, वेटेड एवरेज रेट निकालने के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली ये जो आपने अमाउंट अभी अभी निकाला है दैट इज 14,62,500, इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने टोटल आवर्स से। आवर्स का टोटल जो है दैट इज 1,25,000 आवर्स, ठीक है ना, वो दिया भी हुआ है, और चाहो तो 1,20,000 और 5,000 का टोटल करके है ये। इसका एक रेट निकालें, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो 1,25,000 घंटे हम अपनी लेबर से काम कराते हैं, और कुल मिला के लेबर को पैसे देने पड़ते हैं 14,62,500। तो पर आवर का रेट जो आ रहा है दैट इज 11.7 पर आवर। मेरे ख्याल से अब वेटेड एवरेज क्या होता है ये अब अच्छे से सब लोग समझ चुके हैं। तो अब मेरे पास जो भी काम कराने आएगा कोई भी कस्टमर, मैं सीधा उससे 11.7 के हिसाब से पैसे लूंगा, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास जॉब जेड आई, मेरे पास जॉब जेड वाला आया, इस जॉब जेड ने टोटल कितना काम कराना है मेरे से, एक बार क्वेश्चन में देख लो। इस जॉब जेड ने मेरे ख्याल से मेरे से 1125 घंटे काम कराना है, हाँ जी 1125 घंटे काम कराना है, और मैं अब इससे 11.7 के हिसाब से पैसे मैं लूंगा। तो आप बताइए आप इससे कितने पैसे लेंगे, क्या आपको समझ में आ रहा है कंपनी की जो पॉलिसी है। कंपनी सीधा 11.7 रुपए के हिसाब से पैसे ले रही है, 1125 इंटू 11.7, यहाँ पर सर मैं अपनी जॉब जेड से 13,162.5 लूंगा। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, आंसर देख लेते हैं। तो 13,001, ये देखिए वेटेड एवरेज रेट 11.7 निकाल रखा है, और फर्स्ट का आंसर 13,162.50 है। मैं इसको एक बार ये और बोल रहा हूं कि एक तरीके से, क्योंकि ओवर टाइम इज पार्ट ऑफ द जॉब, ओवर टाइम इज पार्ट ऑफ द जॉब, कस्टमर को मैं थोड़ी अलग से बताऊंगा कि सर हम आपका काम करने के लिए ओवर टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, उससे क्या मतलब, कस्टमर को तो अपने काम से मतलब होता है। तो हम कस्टमर से यहाँ पर सीधा 11.7 जो कि वेटेड एवरेज रेट है, ठीक है। देखिए कई बच्चे मेरे से ये कहते हैं सर अगर आप अलग अलग देखते तो क्या आपका आंसर सेम नहीं आता, मतलब कहने का क्या मैं मतलब मैं कह क्या रहा हूँ, मैं आपको बता दूं डिफरेंट कलर पेन से। कई बच्चों का कहना है ट्राई करते हैं बच्चों, और ट्राई करने में कोई मनाही नहीं है, अच्छी बात है यार, करो रिसर्च करो, दिमाग बढ़ता है। बच्चे कह रहे हैं सर 1,000 घंटे वालों को 10 रुपए के आप हिसाब से पेमेंट कर दो, ठीक है जी। मैं जॉब जेड की बात कर रहा हूँ, 100 घंटे वालों को आप 17.5 के हिसाब से पेमेंट कर दो, और 25 घंटे वालों को आप 22.5 के हिसाब से पेमेंट कर दो। आप समझ रहे हो ना मैंने क्या लिखा, जॉब जेड में 1,000 घंटे वॉज द नॉर्मल टाइम, 100 वॉज द बिफोर एंड आफ्टर टाइम, एंड 25 वॉज द संडेज एंड हॉलीडेज। इसको जब बच्चे कैलकुलेट करते हैं, बच्चों का सोचना है कि ये सेम ही आएगा जो ऊपर था, एक तरीके से सारा पैसा कुल मिला के हमने अपनी जॉब से चार्ज किया है। एक बार करके देख लेते हैं, मैं कुछ बोलूं इसके बारे में, इससे अच्छा करके ही देख लो। 1,000 × 10 किया तो ये आपका 10,000 आया, 100 इंटू 17.5 आप करोगे तो मेरे ख्याल से ये आपका 1750 आएगा। 17 एक सेकेंड सर, 1750, हाँ जी यही आएगा। 25 इंटू 22.5 अगर आप करते हो, 22.5 अगर आप करते हो तो ये आपका 562.5 आएगा। आप इन तीनों को टोटल करके देखिए, मेरे ख्याल से ये ऊपर वाले के बराबर तो नहीं आ रहा, 1750 प्लस 10,000, ये जब मैं कर रहा हूं तो ये मेरा 12,312.5 आ रहा है। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है सर ऐसा क्यों, आप तो कुल मिला के सारे जो रेट्स हैं ओवर टाइम वाले मिलाकर भी अपनी जॉब से ले रहे हो, तो ये किस बराबर क्यों नहीं आ रहा। सर एक्चुअली जब आप एक एवरेज कर देते हो ना, एवरेज इज ऑलवेज अ जुगाड़, और एवरेज आंसर कभी भी एग्जैक्ट आंसर के बराबर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम को हमने अपने काम का पार्ट ही मान लिया है। हम ओवर टाइम के रेट्स को अलग से कहीं ना कहीं हाईलाइट ही नहीं करना चाहते, कहीं ना किसी को दिखाना ही नहीं चाहते कि ओवर टाइम है। हमने एक ऑन एन एवरेज रेट मिला के निकाल दिया, और जब ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज होता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पे अपने 1125 घंटों को सीधा 11.7 का रेट रख दिया, ठीक है ना, वेटेड एवरेज रेट निकाला। ये जो काम है जो आप जो मैंने अभी ऑल्टरनेटिवली करके दिखाया है, ये काम तो बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। ये होपफुली ये वाला काम किसी आने वाले पार्ट में हो। फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है, एक क्योंकि हमारे काम का पार्ट था तो हमने एक एवरेज रेट निकाला।
अब जल्दी से आई एम मूविंग टू द बी पार्ट, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। चलिए, सो यहाँ पर बी पार्ट की हम स्टार्टिंग करेंगे, और बी पार्ट में हमें ये बोला गया है कि ओवर टाइम जो है इज वर्कड इररेगुलरली, ठीक है ना, थोड़ी सी हेडिंग डाल देनी चाहिए। ओवर टाइम इररेगुलरली मीट होता किया जाता है टू मीट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। जरूरी नहीं है इतनी लंबी कोई लाइन लिखी जाए, आप सिर्फ ओवर टाइम इज वर्कड इररेगुलरली भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ओवर टाइम इज वर्कड इररेगुलरली टू मीट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए, अब इसमें करना है क्या, सुनो सर। ओवर टाइम कहीं ना कहीं मैंने आपको ये बताया था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, दोबारा बोलूंगा, क्योंकि ओवर टाइम लगाना एक तरीके से यहाँ पे आप लिखेंगे बल्कि इस बात को कि ओवर टाइम इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस। ओवर टाइम इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्यों? कि भाई ये कभी कभी होता है, ठीक है, और प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमें करना पड़ता है, तो करना पड़ता है, एंटिसिपेटेड है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल लॉस है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं लेबर के पैसे निकालूं, जो लेबर का पैसा है नॉर्मल, यानी देखा जाए तो एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, वो लेबर कॉस्ट में आएगा, जो मैं सिंपली लिख सकता हूं। आप ऐसे भी देख सकते हैं, टोटल जॉब जेड में, मतलब अब पता है मुझे पास्ट ईयर की जरूरत नहीं है, पास्ट ईयर की जरूरत नहीं है, पिछले पास्ट ईयर की जरूरत मुझे पिछले पार्ट में थी, मुझे एवरेज रेट निकालने के लिए। जॉब जेड में 1125 घंटे काम हुआ है, और हर घंटे का नॉर्मल वेज रेट जो है वो 10 रुपए पर आवर है। ये बात तो आप मानते हैं ना, हर घंटे का नॉर्मल वेज रेट 10 रुपए पर आवर है। तो यहां पर हो गया 11,250, जो कि मेरे लेबर कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। अच्छा, मैं अपने ओवर टाइम वाले पोर्शन को ओवरहेड्स में इंक्लूड करूंगा, यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं ओवर टाइम। सर आपको याद है ना ट्रीटमेंट, नॉर्मल लॉस इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, और आगे से मैं ये भी लिख दूंगा एक बात को यहां पर स्टार मार्क करके कि नॉर्मल लॉस कैन बी इंक्लूडेड इन ओवरहेड्स। दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, ओवरहेड्स इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ना यार, अब तो आप लोग बहुत इलेबोरेटेड पढ़ाई कर चुके हो ऑलरेडी। ओवरहेड्स इज पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है इस बात का। चलिए, तो अब ये इसमें क्या निकालने वाले हो, बल्कि जैसे मैंने ओवर टाइम लिखा है, बल्कि मैं ज्यादा सटीक वर्ड लिख दूं, ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम मैं आपको बता चुका हूं ना, जो एक्स्ट्रा पोर्शन आप अपनी लेबर को दे रहे हो अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल वेज रेट, दैट इज ओवर टाइम प्रीमियम। तो यहां पर हम क्या दे रहे हैं सर, यहां पर हम 100 घंटों के लिए इनको 7.5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ध्यान रखना, अब किसी ने यहाँ पे 17.5 लिख दिया तो भैया बड़ा गलत काम हो जाएगा, क्योंकि 17.5 में से 10 तो नॉर्मल वाला है, और आप ऑलरेडी टोटल आवर्स के लिए 10 रुपीज देख चुके हो, टोटल आवर्स के लिए 10 रुपीज देख चुके हो। ओवर टाइम प्रीमियम अब मैं एक्स्ट्रा पोर्शन देख रहा हूँ, 100 घंटे के लिए 7.5 और 25 आवर्स के लिए 12.5। आप लोग समझ रहे हैं ना? इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं 100 इंटू 7.5 तो आएगा 750 हो जाता है, और 25 इंटू 12.5 अगर देखें तो ये आपका हो जाता है 312.5। मैंने ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लिया है, जो कि ओवरहेड्स के अंदर लिखा जाएगा। तो इसका टोटल जो है दिस इज कमिंग आउट टू बी 750 प्लस 312.5, दिस इज 1062.5। तो अल्टीमेट आंसर ये है कि इस बी पार्ट में आप लेबर कॉस्ट के नाम का अपना क्या बोलते हैं, जो जॉब जेड है उससे 11,250 लोगे, ओवरहेड्स के नाम का आप उससे 1062.5 लोगे। देखिए, मैं अब बात और बोलना चाहूंगा कि सर क्या हम उसके बिल में ऐसे अलग अलग करके लिखेंगे? ओवरहेड्स को माइट बी बिल में दिखाया नहीं जाता, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ओवरहेड्स कहीं ना कहीं हमारा, देखो ओवर टाइम अगर हम अपना दिखाएंगे उसको क्या बोलते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर तो माइट भी ये बोल सकता है कि सर क्यों लगा रहे हो ओवर टाइम, अपनी लेबर ढंग की क्यों नहीं रखते, ठीक है ना। मुझे क्या मतलब आपको ओवर टाइम लगाना पड़ा, मैंने तो नहीं कहा था कि सी पार्ट में कस्टमर ने कहा है, बी पार्ट में तो नहीं कहा ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? बेसिकली देखिए, कॉस्ट की डिटेल ऑब्वियसली कस्टमर को कभी नहीं दिखाई जाती, ये बात तो शुरू से हो रखी है, लेकिन हमें अपनी मैनेजमेंट को दिखाने के लिए तो कहीं ना कहीं बाइफरकेशन करना पड़ेगा ना, तो वो बाइफरकेशन हम कर रहे हैं। ये बात आप याद रखिए कि कॉस्टिंग मेजॉरिटी वाइज एक इंटरनल सब्जेक्ट है, इंटरनल डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लें,
आई होप आपने देख लिया होगा। तो 11250 जो है वो ओवर लेबर है और 1062.5 इज इन ओवरहेड्स। इसने फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा है, मैंने नहीं लिखा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भाई देखो हम ज्यादातर पढ़ाई ही ऑब्वियसली हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं यहाँ बोल दूं लगे हाथ, देखिए आपको मैं जो बात ऑब्वियसली जो मैं कंसेप्ट जो भी बातें बताता हूं यहाँ पर वो चैप्टर वाइज नहीं होती, वो पूरी कॉस्टिंग के लिए होती है। एक बात बता रहा हूं, ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया हो, इफ नथिंग मेंशन, नथिंग मेंशन से मेरा मतलब नहीं बोला कि वो कौन सा ओवरहेड है। ये बात शायद मैं पहले भी कॉस्ट के टाइम पे बता चुका हूं कि वो ऑफिस ओवरहेड है, वो सेलिंग ओवरहेड है, तो ये मान लेना कि वो फैक्ट्री ओवरहेड है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की पढ़ाई है, कोई और खर्चा हो ना हो, फैक्ट्री वाला खर्चा जो है वो हमेशा होगा, तो ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये बहुत ही एक बेसिक सी कॉमन सी बात हो गई। आई होप आपको क्लियर है एंड आई होप आप सारी नोटिंग जो है बकायदा कर रहे हैं। जल्दी से सी पार्ट पर आ जाते हैं। सी पार्ट यहां पर क्या कह रहा है कि ओवर टाइम जो लग रहा है वो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे है। ओवर टाइम इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। अब भैया कस्टमर बोल रहा है तो फिर तो बिल्कुल डंके की चोट पे उसी से लेंगे। मेरे हिसाब से यहां पर आंसर आपका बी वाला ही होने वाला है, लेकिन अब मैं ओवर टाइम अलग से नहीं बोलूंगा, सीधा लेबर कॉस्ट के नाम पर ही सब कुछ उससे लूंगा। अब तो ओवर टाइम मांगने में, कस्टमर से कलेक्ट करने में किसी भी किस्म की दुविधा या शंका या शर्म नहीं होनी चाहिए ना हमें। अब तो हम मांगेंगे उससे। अब इसको कैसे करोगे आप, या तो जैसे ऊपर लिखा है वैसे भी, या फिर मैं सिंपली ऐसे कर सकता हूं 1000 घंटे के 10 रुपए, ठीक है। उसके अलावा 100 घंटे के, अब देखो ध्यान देना 100 घंटे के 17.5 लिख रहा हूं, क्योंकि ऊपर जो 10 के हिसाब से देखा है वो सिर्फ 1000 देखा है। देखिए दोनों में आंसर सेम आएगा, लेकिन फर्क देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे 1125 घंटे 10 रुपए के हिसाब से देख लिए, जो कि बेसिक वेज रेट था। यहाँ पर अलग अलग देख रहा हूँ प्रॉपर, 1000 घंटे के 10 रुपए, 1000 घंटे के 17.5। ये बेसिकली मैं वो कर रहा हूँ जो आपको याद होगा पिछले पार्ट में जो मैंने ऑल्टरनेटिव करके नहीं दिखाया था, 25 घंटे एट 22.5 पर आवर। मेरे ख्याल से आप इसका ग्रैंड टोटल करिए, जो हमने शायद पिछली बार निकाला था, लेकिन मेरे को अमाउंट याद नहीं है, तो एक बार दोबारा कर लेता हूँ। तो पहले का तो 1000 इंटू 10, आई थिंक 10,000 हो गया, दूसरे का 1750 हो गया, तीसरे का आपका क्या कहते हैं, सब कुछ मिला के मेरा टोटल आ रहा है 12,312.5। सर अगर आप इन दोनों का टोटल भी करें तो यहाँ पर भी 11,250 और 1062.5, 12,312.50 ही तो आ रहा था। मैंने ये तो बोला ही है कि आंसर सेम आएगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं सर, पता लगे मैं इतना बोलूं और गलत निकले। बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया, हम लोग मिलकर काम करें, वो गलत हो ही नहीं सकता। तो आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर है, ये आपके स्टडी मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, मॉक टेस्ट पेपर में भी है। एक अच्छी लेवल इस क्वेश्चन से, पिछले 2 क्वेश्चन से काफी कुछ आपको सीखने को मिला है। ठीक है जी, बात क्लियर है। अब सर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, जो कि एक एग्जाम क्वेश्चन है। आपको जो पढ़ाई में करा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया लेवल की मैंने करी है आपको कराने की, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाया हूं, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिले। क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चंस की तो यार कमी नहीं है, क्वेश्चंस तो बहुत है। अब सारे क्वेश्चन अगर मैं यहाँ कराने में बैठ गया तो भैया हम कोर्स हमारा कैसे होगा, हमारी ये क्लास पता नहीं कितनी लंबी चली जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन नवंबर 2018 एग्जाम, मतलब हमारे जो न्यू सिलेबस है उसका जो सेकंड एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था। तो आप यहाँ पर देखिए, फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी लिमिटेड, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉई पर मंथ, ईच एम्प्लॉई की एक महीने की 30,000 रुपीज है, बोनस 25% ऑफ सैलरी देना है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई 15% ऑफ सैलरी है, टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्टिविटीज। ये बात ध्यान देखना, ये टोटल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज मतलब जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं। अभी शायद आने वाले ये भी जानकारी मेरे को तो दिख रही है कि हमें ये भी दे रखा है हमारे पास कितने एम्प्लॉइज हैं। तो ये आपको जो 6,61,500 है, ये टोटल एम्प्लॉइज के लिए है। टोटल लीव परमिटेड ड्यूरिंग द ईयर
30 डेज सर, परमिटेड लीव का मतलब होता है ये पेड लीव है, इस लीव के आपको पैसे मिलेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो गया। नॉर्मल आइडल टाइम, अब आइडल टाइम कहीं ना कहीं खाली वाला टाइम 70 घंटे पर एनम, ठीक है जी। एबनॉर्मल आइडल टाइम, अब देखिए ये ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, यहां पर कोई ये नहीं कि एबनॉर्मल का एग्जांपल आपको इस सब कॉस्टिंग में आपको कोई आंधी तूफान सुनामी वाला नहीं मिलेगा, ठीक है जी। कोई मैनेजमेंट की गलती हो गई, पावर चली गई, ऐसा कुछ हो सकता है। 50 आवर्स इससे खराब होते हैं। वर्किंग डेज पर एनम 310 दिन 8 घंटे के। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉयर, यहां पर ना मैं मार्क करना चाहूंगा कि ईच एम्प्लॉय लिखा है, तो आपको अगर याद हो, ठीक है नहीं, क्वेश्चन देखो बहुत से ढंग से पढ़ना चाहिए कि बातें दिमाग में रहें, याद रहें। हमें जो वो है वेलफेयर वाली कॉस्ट वो टोटल एम्प्लॉइज के लिए थी, तो ईच एम्प्लॉय के लिए अगर करना है तो ऑब्वियसली आपको उसे अपना जो 175 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उससे डिवाइड करना होगा। एम्प्लॉय कॉस्ट पर आर, सर मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर आर अगर आपको देखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय की मैं कॉस्ट निकालूंगा एंड ऑब्वियसली इसको मैं नंबर ऑफ आर से डिवाइड करूंगा, ये बात तो आपको पता है। मैं बताना ये चाह रहा था कि इसको इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड करेंगे। इफेक्टिव आवर्स से मेरा मतलब है यानी जो समय की बर्बादी हो रही है उसको माइनस करूंगा, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग टाइम वेस्टेज, अभी सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, एक्सक्लूडिंग टाइम वेस्टेज। इफेक्टिव वर्ड का मतलब समझे, इफेक्टिव मतलब फाइनल आउटपुट, प्रोडक्टिव भी कह सकते हो। जो समय खराब हुआ वो प्रोडक्टिव तो था नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर बी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूं तो वो ये पूछना चाह रहा है कि एक सही घंटा काम करने की कॉस्ट कितनी पड़ती है, आप मेरी बात समझ रहे हो। नाउ वी वुड सी द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम अगेन पर एम्प्लॉय, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। एक सबसे बड़ी बात यह है, मुझे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक थोड़ा सा परेशानी महसूस हुई। क्या परेशानी महसूस हुई, यहां पर जो वर्किंग डेज दे रखे हैं 310 दिन 8 घंटे के, 310 दिन 8 घंटे के, तो दिमाग में ये थोड़ी सी शंका आ रही है कि जो ये आपकी पेड हॉलीडेज है 30, क्या ये इसमें से माइनस होने के बाद 310 है या 310 ओवरऑल है, ये एक दिमाग में है। देखिए हर बच्चे का अपना अपना सोचना हो सकता है। अब आपको सच बताऊं, जो भी आप सोचो प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, नोट डालना पड़ेगा और दोनों ही ठीक होंगे, दोनों ही ठीक होंगे भाई, क्योंकि वर्किंग डेज पर एनम 310 दे रखा है और टोटल लीव परमिटेड अलग से दे रखा है, तो मैं अभी फिलहाल ये मान के चलूंगा कि मेरे वर्किंग डेज जो है वो 30 माइनस होने से पहले है। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। और सर इंस्टीट्यूट ने भी सॉल्यूशन में ऐसे ही किया है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और ऑल्टरनेटिवली उसने लिखा भी है कि कोई ये भी मान सकता है कि 310 30 माइनस करने के बाद है। तो जल्दी से हम अपने व्हाइट बोर्ड पर जा रहे हैं। देखिए इसको पहले तो मैं सारा क्लियर कर दूं एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आई गेस मेरा लास्ट जनरल क्वेश्चन है, उसके बाद मेरे बोनस के प्लान शुरू होने वाले हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी है ये हमें देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, फॉर्मेट हेडिंग इन सब का कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आई वुड बी स्टार्टिंग विद बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है यार एक बार देखना, बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी आपकी 30,000 रुपीज है। बेसिक सैलरी इज 30,000। अब ये 30,000 पर मंथ है। अब सर देखिए आपकी मर्जी है कि आप इस क्वेश्चन को पर मंथ कर रहे हैं या पर एनम कर रहे हैं। देखिए मेरे को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें यहाँ पे पर एनम है, जो मेरा वो है वर्किंग डेज, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनुअल बेसिस पर है। तो मैं काम करूंगा, जो मैं ये स्टेटमेंट बना रहा हूं, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये मैं एनुअल बना रहा हूं। देखिए जब दो चीजों को आपस में डिवाइड करना होता है तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही एनुअल होंगे या दोनों मंथली होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूमरेटर एनुअल हो और डिनोमिनेटर मंथली हो, ये गलत हो जाएगा। अब बेसिक सैलरी यहाँ पर एक एम्प्लॉय की आई गेस 30,000 रुपीज थी, तो 30,000 इंटू 12 के हिसाब से यहाँ पर लिख लिया जाएगा। तो ये कितना 3,60,000 हो गया ना, 3,60,000 रुपए। चलिए इसके बाद वी हैव बोनस। बोनस के लिए क्या लिखा है, बोनस के लिए क्या लिखा है, 25% ऑफ सैलरी,
25% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी तो आपके पास सैलरी है, क्या कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 25% किसका करूं। तो 3,60,000 का 25% हम लोग देख लेते हैं। 3,60,000 का 25% यानी 1/4 90,000। इसके बाद मुझे नेक्स्ट है मेरे पास एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई। देखिए करते करते एक बात दिमाग में आई कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो कंट्रीब्यूशन है, ये सैलरी में से कटता है। भाई पहली बात तो यहाँ पर ना एक बात बताऊं, सैलरी निकालने के लिए नहीं बोला गया, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए बोला गया। और जो कंट्रीब्यूशन हम अपनी लेबर को देते हैं वो हमारी तो कॉस्ट होती है, ये आपने वो रियो रियान वाले क्वेश्चन में देखा था ना। और एक बात और बोलूंगा यार, ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है। हर तरीके से मैं बात को सुनिश्चित कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था, बेसिक सैलरी। बोनस निकालना इज माय सेकंड पॉइंट। और अब मैं अपना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ और ईएसआई का ये कितना बोल रहा है, 15% बोल रहा है। अब देखिए अगेन 15% किसका, भाई अगर कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला 15% तो बेसिक सैलरी का ही होगा, बेसिक सैलरी का ही होगा। तो 3,60,000 का 15% अगेन मेरे को करना चाहिए। 3,60,000 का 15% हो गया 54,000। चलिए सर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्टिविटीज। यहां पर याद रखना एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्टिविटीज, ऐसे लिख रहा हूं वेलफेयर एक्टिविटीज। अब ये आपको पर एनम तो दे रखा है लेकिन ये सारे एम्प्लॉइज के लिए है। 6,61,500 सारे एम्प्लॉइज के लिए, एंड वी हैव 175 एम्प्लॉइज। सब कुछ क्वेश्चन में है यार, मैं कुछ घर से लेकर नहीं आ रहा हूं इन्फॉर्मेशन। 661,500 डिवाइडेड बाय 175 एम्प्लॉइज हम करेंगे तो 661,500 डिवाइडेड बाय 175, ये मेरा पर एम्प्लॉय वेलफेयर अमाउंट आ गया 3780। आपने सब कुछ खुद कैलकुलेट करना है, आपके जवाब मेरे पास हाथ के हाथ आने चाहिए। आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। इसके बाद कॉस्ट तो वैसे मेरे ख्याल से हो गई, कॉस्ट में तो और कुछ है नहीं। इसके बाद तो लीव, आइडल टाइम, वर्किंग डेज इनकी बात हो रही है। हाँ जी, कॉस्ट में तो कुछ है नहीं, तो एक काम करो एनुअल कॉस्ट तो मेरे ख्याल से ऐड कर लो। फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 54,3780 यार, ये मेरा तो टोटल आ रहा है 5,07,780। आपका भी आ रहा है क्या? और ये पूछा है तो एक बार एक काम करते हैं ना, अपना बुक में भी देख लेते हैं कि यही दे रखा है या नहीं। तो कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉई 5,07,780। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई हो। अब आगे इसने क्या पूछा, एक तरीके से मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट पर आर, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आर। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव आवर्स, की काम कितने घंटे होता है। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, मैं एम्प्लॉय कॉस्ट जो आपने अभी अभी निकाली है इसको मैं अपने नंबर ऑफ इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड करने वाला हूं कि एक घंटे में कितने सही घंटे काम होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव आवर्स की कैलकुलेशन अगर मैं देखूं, इफेक्टिव आवर्स की, सो इफेक्टिव आवर्स कैसे निकलेंगे सर, पहले तो आप साल के टोटल वर्किंग आवर्स निकालिए। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं टोटल वर्किंग आवर्स। और ये करते हुए मैं यहां पर कैसे करूंगा, 310 दिन है और एक दिन में 8 घंटे हैं, एक दिन में 8 घंटे हैं। तो एक बार मुझे बताइए टोटल वर्किंग आवर्स आपका कितना आएगा। टोटल वर्किंग आवर्स 310 इंटू 8, ये आपका आ रहा है 2480 आवर्स, 2480 आवर्स। इसमें से मैं आपकी परमिटेड लीव जो है वो माइनस कर रहा हूं। ठीक है, अब बच्चे इससे पहले सवाल उठाएं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं एक नोट के तौर पे, एजम्पशन के तौर पे, एंड एग्जाम्स में लिखा है कि योर नोट्स एंड एजम्पशंस आर पार्ट ऑफ योर आंसर। नोट में ये लिख रहा हूं कि इट इज assumed that the working days of 310 are without considering the paid leave।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैंने सही लिखा है सर? भाई 310 दिन पेड लीव कंसिडर करने से पहले है, विदाउट का मतलब ये, इसलिए तो पेड लीव बाद में माइनस कर रहा हूं। तो ये जो 310 डेज है ये बेसिकली 30 डेज की पेड लीव कंसिडर करने से पहले है। तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ कि यहाँ पे 30 डेज इंटू 8 आवर्स के हिसाब से लेस कर देता हूँ। लेस ही होगा ना भाई, अब जैसे 310 दिन टोटल थे उसमें 30 दिन तो छुट्टी हो गई, तो काम नहीं, जिस दिन छुट्टी उस दिन ऑब्वियसली काम नहीं हुआ ना, तो 240 घंटे जो है वो हम एक तरीके से लेस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली भी क्या कहते हैं जो है वो लिया जा सकता है एजम्पशन, ठीक है। अब देखो घबराना मत कि भाई सर हमें 2 काम करने पड़ेंगे, सर हम 1 काम कर लें, ये बहुत बड़ी बात है, पेपर में 2 कैसे करेंगे? करना नहीं है, लेकिन लिख जरूर देना, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी एज्यूम्ड कि मैं लिख देता हूं, इट कैन ऑल्सो बी एज्यूम्ड दैट द पेड लीव्स are already deducted from total working days, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारी ये पेड लीव है आर ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल वर्किंग डेज। तो अगर ऐसा होता तो 310 हम माइनस करते कि मान के चलते कि 310 ऑलरेडी 30 माइनस होने के बाद है, तो मैं अलग से 30 डेज माइनस नहीं करता। ऑब्वियसली साथ में आप इतनी बात लिख कर आ जाए कि अकॉर्डिंगली द आंसर विल चेंज, इतनी बात लिख कर आ जाओ, और कोई खास ऐसी टेंशन की दूसरा काम करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना यहां पर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो ये बेसिकली मेरा ये माइनस करने के बाद कितना हो गया, आपने 2480 में से 240 अगर आप माइनस करें तो ये 2240 आवर्स हो गए। अच्छा, इसमें से भी कुछ ना कुछ टाइम जो है खराब होता है। अगर आप देखें तो एक है नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो हमारा खराब होता है। क्वेश्चन में नॉर्मल आइडल टाइम कितना दे रखा है, 70 आवर्स दे रखे हैं, खराब होते हैं 70 आवर्स। अब देखो यार एक बात समझो, आप कॉस्टिंग इज ऑलवेज, ये मतलब समझाया, कॉस्टिंग पहले से करने वाली चीज है। कॉस्टिंग हमेशा आपकी नॉर्मल थिंकिंग के हिसाब से होती है। आपने सोचा हुआ था, अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में हो कि सर इसके बाद एबनॉर्मल आइडल टाइम भी माइनस होगा। आप इस बात को समझिए, आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, आप ये सब कहीं ना कहीं जो आपने ये निकाला है या पहले से निकाल के चुके हैं, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम मैं माइनस करूंगा 70, और ये जब माइनस आपने किया तो ये आपका 2170 आवर्स हो गया आई गेस, ठीक है ना। इसमें से अलग एबनॉर्मल आइडल टाइम माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये आप अपना यहाँ पर रेट देखेंगे, एक सेकेंड, 5,07,780 डिवाइडेड बाय 2170। सर ये आप देखो, जैसे यहाँ पर थे ना, एम्प्लॉई कॉस्ट आपका 5,07,780 डिवाइडेड बाय 2170 आवर्स, ये सर मैंने निकाला है, ये आपका रेट जो है वो 234 पर आवर आ रहा है। मैं दोबारा से आगे बोलने से पहले काम करता हूँ, अपनी किताब में देख लेता हूँ कि आंसर ठीक है या नहीं है। तो आप ये देख लीजिए सर, कॉस्ट एम्प्लॉई कॉस्ट पर आवर, अच्छा दिस इज 2.34, मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या? मैंने 234 लिखा है, मैं एक बार दोबारा देख लूँ, मैंने गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर दी कहीं, कुछ 100 या 0 का हिसाब मैंने गलत कर दिया हो। सर ये तो 234 ही लग रहा है आई गेस, 2.34 गलत तो नहीं लिखा हुआ बुक में। एक सेकेंड सर, 2.34 लग तो रहा है, ये मेरे को लग रहा है 2.34 नहीं है, इट शुड बी 234, ये 234 ही आ रहा है। 2 पॉइंट मेरे ख्याल से डेसिमल शायद आंसर में गलत लग गया है, तो 234 वुड बी द आंसर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ये देख रहा हूं कि आपके पास जैसे, एक सेकेंड सर, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अच्छा क्योंकि हम सॉरी मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं 270 को 175 से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन न्यूमरेटर भी तो एक ही एम्प्लॉई के लिए है। देखो ऑब्वियसली जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो किसी भी बच्चे के दिमाग में आ सकता है। जब न्यूमरेटर एक ही एम्प्लॉई के लिए है तो कोई डिनोमिनेटर में भी ये ना सोचे कि मैं इसको 175 एम्प्लॉइज के लिए आर्स निकाल दूं,
ठीक है, तो ये कंफ्यूजन सर मैं भी इंसान हूं, आनी बनती है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 234 इज लुकिंग टू बी करेक्ट, 2.34 नहीं होगा। ठीक है, और एक बात को मैं रिपीट कर दूं, कई बच्चे अभी भी शायद डाउट में होंगे कि सर एबनॉर्मल आइडल टाइम क्यों नहीं माइनस कर रहे। यार एक्चुअली कॉस्टिंग में जो रेट्स वगैरह, ये जो चीजें हम जितनी भी निकाल रहे हैं, ये हमारी प्री प्लान्ड चीजें हैं। अब नॉर्मल आइडल टाइम हमें पहले से पता था, ये बिजनेसमैन ने पहले से निकाल के रखा हुआ था कि एक एम्प्लॉय की उसे कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है ना, ये बाद में अकाउंटिंग नहीं हो रही है, आप बात समझिए। अकाउंटिंग, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस आपको समझा चुका हूं। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम तो हमें पहले से तो नहीं पता था ना कि बिजली चली जाएगी और खराब हो जाएगा। तो 234 इज द करेक्ट आंसर। और इसके बाद आपको अल्टीमेटली ये पूछा है कि आप कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम बताएं। ठीक है, और अल्टीमेटली पर एम्प्लॉय, ये भी पर एम्प्लॉय बताना है, मतलब 175 एम्प्लॉयज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, एक एम्प्लॉय का 50 घंटे खराब हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो ये कंफ्यूजन तो किसी को नहीं है। जैसे मैं एक बार बुक पे दोबारा लेके जाऊं कि सर ये जो 50 है, ये ना टोटलिटी, ये क्या कहते हैं, टोटल 175 एम्प्लॉयज का होगा। सर देखिए 50 घंटे हमारे खराब हुए हैं, टाइम खराब हुआ है। और जब अब हमने 175 बंदे काम पे रखे हुए थे, तो 50 घंटे जो है इंटू 175 करूंगा तो टोटल टाइम वेस्टेज का पता लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 50 घंटे हर एम्प्लॉय के खराब हुए, तो 50 आवर्स पर एम्प्लॉय है। कोई इसी बात में ना फंस जाए, पता लगे कोई 50 डिवाइड बाय 175 करके पर एम्प्लॉय निकालने की कोशिश करे। ठीक है ना, कॉस्टिंग में ऐसे लॉजिकल सिली मिस्टेक्स बहुत हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब नाउ गोइंग बैक टू माय व्हाइट बोर्ड, तो यहाँ पे अब देखो 50 आवर्स आपका टाइम वेस्टेज और आपने 1 घंटे का रेट निकाला है 234, तो 50 इंटू 234 कर लेना चाहिए। 50 इंटू 234 करोगे तो यार देख लो 11,700 ही आ रहा है, और आपकी किताब में भी 11,700 ही दे रखा है। वो 234 में मेरे को लग रहा है डेसिमल शायद आंसर में लग गया होगा, आंसर शुड बी 234। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर लेबर का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा इलेबोरेटली, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक हम कर चुके हैं, जो सारे आपके लेबर के, मैं ये तो नहीं बोलूंगा बेकार, बेकार तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था यार, बहुत बढ़िया लेवल के थे, एमटीपी पेपर लेवल के आपको क्वेश्चंस कराए हैं। इससे आपकी लेबर की जनरल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। ठीक है ना, आपने बहुत कुछ कर लिया है लेबर में। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि जब बोनस की बात होती है तो बोनस की इंस्ट्रक्शन या तो क्वेश्चन देगा, जैसे अभी तक हमने वो क्वेश्चंस करे जिसमें क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन हमने फॉलो करी है। अब कुछ मैनेजमेंट के गुरुज हैं, कुछ पंडित हैं, जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही है कि भैया कैसे जो है वो क्या बोनस देना चाहिए, वो प्लान हम पढ़ेंगे। लेकिन सर वो प्लान, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हल्का सा फ्रेश माइंड आपका यहाँ पर हो, क्योंकि वो डिटेल में जाने वाले हैं। तो सर इसीलिए हम अभी जो है विराम लेने वाले हैं। मुझे पता है विराम के नाम पे आपकी खुशी आ रही है, आपके दिमाग में चाय पानी और खाने पीने का सामान जो है आपको दिखने लगता होगा, मैं यार ब्रेक में ये खाऊंगा, तो जो मर्जी खाना यार। तो अभी जो है वो ब्रेक होने जा रहा है। इस जो एक तरीके से मैं लेबर का लेक्चर नंबर 2 जो है वो यहाँ फिनिश कर रहा हूँ, और ब्रेक के बाद लेक्चर नंबर 3 में हम अपने बोनस की बातें जो है, जो गुरुज हैं उनकी वाड़ियां जो है वो हम यहाँ पर सुनने वाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।